शुभ प्रभात। यहाँ पे उपस्थित सभी को मेरा नमस्ते। मैं शुभम, सोसिन क्लासेस का स्टूडेंट। आज हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं क्योंकि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एंथ्रोपोलॉजी पे। हमारे साथ उपस्थित है मिसेस सोसिन मैम और उसी के साथ सोनू सर, जिन्होंने इस साल ऑल इंडिया रैंक 533 लाया है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। सो इसी के साथ हम अब ये सेशन शुरू करते हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपने एंथ्रोपोलॉजी मतलब कैसे चुना, क्यों चुना, आपको कहाँ से इसकी इन्फॉर्मेशन पता चली? तो ये मेरा पहला सवाल है सर। देखिए, सिविल सर्विसेज की तैयारी मैंने कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद शुरू की। शुरुआती दौर में मुझे बहुत ज़्यादा इस एग्ज़ाम के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो मैं पहले एक साल तो ऐसा था कि मैं जीएस के लिए ही पढ़ रहा था। तो जीएस पढ़ने के दौरान एक विषय में मेरी रुचि बढ़ी। तो मैंने सोचा शायद ये सब्जेक्ट फैसिनेटिंग लग रहा है मुझे, तो मैं इस विषय को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह कंसिडर करूँगा। मैंने उसको सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया उस विषय के लिए, और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आई रियलाइज्ड कि जीएस के लिए पढ़ना है, दिस इज़ फैसिनेटिंग, नॉट फॉर ऑप्शनल। तो इट टुक सम टाइम, थोड़ा समय लगा मुझे ये रियलाइज़ होने में। अगर मैं अभी देखूं तो शायद वो एक बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने ऑप्शनल को बहुत जल्दी डिसाइड नहीं किया कि मुझे क्या लेना चाहिए था। अगर आज मैं शुरुआत करता तो शायद मैं जीएस के साथ ही अपना ऑप्शनल भी डिसाइड करता, तो ये था। लेकिन मैं अपने पहले 2 प्रयास में ये पढ़ रहा था, ये सब्जेक्ट, और थोड़ा मतलब मुझे कभी इस विषय को पढ़ते पढ़ते कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि आई कैन डू विद दिस सब्जेक्ट। फिर थर्ड अटेम्प्ट में मैंने फिर उस वक्त एंथ्रोपोलॉजी के बारे में मैं फिर दूसरे विषयों को एक्सप्लोर कर रहा था। तो एक्सप्लोर करते समय मैंने कई सारे विषय के सिलेबस पढ़े, और सिलेबस पढ़ने के जस्ट बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ता था, और इससे मुझे आइडिया लगता था कि एटलीस्ट किस विषय के जो पहले के पूछे गए प्रश्न हैं वो उसके सिलेबस से बहुत ज़्यादा मैच करते हैं, और सिलेबस किसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो मैंने एंथ्रोपोलॉजी का जब देखा तो आई फाउंड कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली सिलेबस टॉपिक्स से थे। जो सिलेबस के पॉइंट्स थे वो भी मेरे इंटरेस्ट से काफ़ी मैच कर रहे थे, और मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही डूएबल चीज़ है। इसका जो सिलेबस है शॉर्ट सिलेबस था, कॉन्साइज था, और चूँकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ तो बहुत ही ऑब्जेक्टिव सिलेबस है, बहुत ऑब्जेक्टिव है। तो आई थिंक बिफोर वी कंटिन्यू देयर, मुझे ये दो चीज़ें आप बोल रहे थे, ऑब्जेक्टिव है और आपका इंजीनियरिंग जो बैकग्राउंड है। हर साल बच्चे यही सवाल लेकर आते हैं कि हमारा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, एंथ्रोपोलॉजी कहाँ किस तरह से कर सकें। बिकॉज अ लॉट ऑफ सिलेबस वहाँ पर आपको बायोलॉजी के टर्म्स मिलते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं बच्चों में कि इंजीनियरिंग पढ़ के हम एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हैं। एंड देन आपने ये भी बताया कि आपने देर से शुरू किया ऑप्शनल का पढ़ना। इन बच्चों को आप क्या कहते हो, मतलब अगर वो लोग अभी स्टार्ट करना है, पढ़ाई स्टार्ट करना है सिविल सर्विसेज की, तो आप क्या कहोगे कि पहले ऑप्शनल कर लें फिर जीएस करें? आप ऑप्शनल सेलेक्ट करते हैं तो देयर आर 2 चॉइसेस फॉर यू। पहला, आप जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किए हैं या तो वो आपका ऑप्शनल हो सकता है। तो अगर वो आपका ऑप्शनल होता है तो ऑलरेडी यू हैव आपके पास बहुत नॉलेज है उस विषय के बारे में। सो आपको बस थोड़ा सा यूपीएससी के डिमांड्स के अकॉर्डिंग अपने नॉलेज को ब्रश अप करना होता है। पहला ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरा, जब आप अपने विषय से बिल्कुल स्विच करके किसी और सब्जेक्ट पे जाते हैं तो उस केस में मैं कहूँगा कि पहले आप जीएस के सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा देख लें, 1 महीने, मतलब 1 महीने तक आप देखें, और उसके बाद आप उसी दौरान अपनी बाकी ऑप्शनल्स के कुछ 2-3 विषयों को जो आपकी रुचि के अनुसार हों उनको आप पढ़ें, उनके सिलेबस को पढ़ें, ना कि विषय के बहुत डिटेल में जाएं। और उसके बाद विद इन 1 मंथ आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि यू आर गोइंग टू स्टडी दिस ऑप्शनल। ये मेरा मानना ये है कि आपको 1 महीने के अंदर आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका ऑप्शनल विषय क्या होना चाहिए। फिर आप उसका जीएस के साथ ही तैयारी करें। ऐसा ना करें कि पहले मैं जीएस कर लूँगा और फिर मैं ऑप्शनल करूँगा। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की है एंड फॉलो की थी, और इससे सक्सेस नहीं मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सक्सीड बाय दिस स्ट्रैटेजी। यू हैव टू आपको साइमल्टेनियसली जीएस भी पढ़ना है और उसके साथ साथ ऑप्शनल भी करना है।
तो जिस प्रयास में मुझे सफलता मिली मेरे चौथे प्रयास में, तो जो मेरा दिन का समय होता था मैं उसको इस तरह से डिवाइड करता था कि मैं कुछ पोर्शन डेली अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को दूं और कुछ पोर्शन डेली अपने जीएस के आंसर राइटिंग और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव की जो स्टडी है उसको मैं दूं। सर जैसे कि हम ये टॉक को ही आगे बढ़ाते हुए मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि आपने तीसरे प्रयास के बाद तीसरे प्रयास में सोचा कि एंथ्रोपोलॉजी लिया जाए, तो जब आप ये चीज़ें सोच रहे थे तो आपने सोशियन क्लासेस के बारे में कैसे सोचा और आप यहाँ पे कैसे कनेक्ट हुए, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। देखिए ऐसा था कि जब मैं सेकंड अटेम्प्ट दिया प्रीलिम्स का एंड रिजल्ट 1 महीने के अंदर आ गया, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग टू राइट मेंस। मैं उस साल एक्सपेक्ट कर रहा था, बहुत छोटे मार्जिन से रह गया। तो फिर मुझे लगा कि शायद मेरे पास बहुत समय है, अभी 1 साल का समय काफ़ी होता है, और चूंकि मैं 2 साल से ऑलरेडी जीएस के सब्जेक्ट्स पढ़ रहा था तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि जीएस ठीक है, मैंने बेसिक बुक्स कवर कर ली हैं, प्रीलिम्स में भी ठीक ठाक स्कोर हो रहा है, आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। तो आई थॉट कि, और जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो मैं पहले पढ़ रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, और आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपको लगे कि आप सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको ये अपने अंदर से विश्वास नहीं है कि आप सेलेक्ट होने जा रहे हैं इस बार, तो आप सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं। सेल्फ बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने पे विश्वास नहीं करेंगे तो दूसरे तो आपकी कैपेबिलिटीज पे हमेशा डाउट करेंगे कि शायद आप कर पाएं ना कर पाएं। तो और सेल्फ बिलीफ तभी होगा जब आप सब्जेक्ट में आपको जो भी आपके विषय हैं पढ़ने के लिए उसमें आपको कॉन्फिडेंस आए, उसमें आपके नॉलेज अच्छी हो, तो फिर तभी तो आपको लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये चीज़। तो वो मुझे नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि 1 साल का समय है मेरे पास, मैं और भी ऑप्शंस को देखता हूँ, और फिर मैं एंथ्रोपोलॉजी के बारे में देखा। तो जब मैंने एंथ्रोपोलॉजी डिसाइड किया तो मैं अपने होम टाउन से ही तैयारी कर रहा था। तो वहाँ पे मैंने फिर सोचा कि एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में मैंने बहुत रिसर्च किया, क्या सिलेबस है, कैसे क्वेश्चंस हैं, क्या क्या इसके इंस्टीट्यूट्स हैं, कैसे स्टडी मटेरियल। उसके बाद मैंने पहले थर्ड अटेम्प्ट में सोचा कि मैं which year was that? 2020 अटेम्प्ट वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। तो अच्छा कोविड का सीजन था। यस मैम, तो काफ़ी टाइम था मेरे पास, तो इसलिए मैंने सोचा कि सेल्फ स्टडी से करूँगा। सेल्फ स्टडी के लिए मैंने सोशियन क्लासेस से स्टडी मटेरियल्स मंगाया, और फिर बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कवर कर पाया, क्योंकि आप जब खुद से पढ़ते हैं तो, और वो दौर भी बहुत कोविड के दौरान आप एक मेंटल प्रेशर होता था, फैमिली में भी कभी कुछ हो गया, कभी फ्रेंड्स, वन ऑफ माय फ्रेंड पास्ट अवे ड्यूरिंग दैट टाइम, तो काफ़ी मुश्किल दौर था वो। लेकिन फिर भी आपको वैसे दौर में भी अपना मेंटल स्टेट सही इन्वायरमेंट में रखना है कि आप अपनी तैयारी से डाइवर्ट ना हो। तो लेकिन उस प्रयास में मेरा सेल्फ स्टडी से मैंने किया, मैं सिलेबस फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग कर पाया, कुछ टॉपिक्स मेरे रह गए थे, तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छा नहीं आए उस प्रयास में, मतलब 60-65 मेरे दोनों पेपर में ईच थे। तो फिर आई डिसाइडेड दैट दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी, सो नाउ आई शुड टेक ऑनलाइन क्लासेस। तो फिर मैंने ऑनलाइन क्लास लिया और क्लासेस हेल्प मी, एंड फिर उसके बाद मेरे स्कोर्स ऑलमोस्ट मोर देन डबल्ड। सो दिस टाइम दोनों पेपर मिला के मेरे 262 थे, और लास्ट टाइम दोनों पेपर मिला के 120 के आसपास थे। तो इट इज़ अ क्वांटम जंप। तो मुझे लगता है कि क्लासेस। सर लीविंग आपकी कोर सब्जेक्ट्स को छोड़ के इंजीनियरिंग में आप ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी क्यों चूज़ किए थे? देखिए मेरा जो कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है वो है केमिकल इंजीनियरिंग, एंड केमिकल इंजीनियरिंग इज़ नॉट इन द लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अवेलेबल। तो मेरे पास यही था कि आपको कोई नया विषय ही चुनना है। तो नया विषय चुनने के आप हर किसी के अपने क्राइटेरिया होते हैं, तो 3-4 क्राइटेरिया होते हैं कि आपको एक तो वो सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगे, आपको लगे कि आप उसमें पढ़ सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। दूसरा होता है कि उस सब्जेक्ट में गाइडेंस कितना अवेलेबल है, क्योंकि ये ऐसा है कि आपको एक नया सब्जेक्ट शुरू करना है, बिल्कुल ग्रेजुएशन और इवन मास्टर्स लेवल की चीज, मास्टर्स स्टेज के जो सिलेबस के कुछ चीज़ें होते हैं वो भी आपको पढ़नी है। तो और 1 साल 1.5 साल के टाइम फ्रेम में ही करना है उसको। ग्रेजुएशन अपने आप में ही 3 साल का होता है, फिर मास्टर्स आप करते हैं तो इट्स अ 4 to 5 ईयर थिंग, आपको वो 1 से 1.5 साल में कंप्लीट करना है। तो आई थिंक गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे। फिर तो आप देखते हैं कि उस सब्जेक्ट के लिए गाइडेंस कितना अवेलेबल है। गाइडेंस के बाद आप देखते हैं कि उस सब्जेक्ट में स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं कि नहीं।
हो सकता है कि बहुत ही रेयर सब्जेक्ट हो और उसके लिए यूपीएससी के लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जो ऑप्शनल का सिलेबस है उसके लिए गाइडेंस या फिर स्टडी मटेरियल ही अवेलेबल ना हो, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा खुद से, बहुत स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, उससे नोट्स डिराइव करना पड़ेगा, तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। चौथा होता है कि आपकी जो अपनी पोटेंशियल है आप उससे देखते हैं कि वो उस सिलेबस से मैच करता है कि नहीं। जैसे मेरा था इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो मैं बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव आंसर लिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, तो आई वांटेड अ सब्जेक्ट कि जहाँ पे बहुत ऑब्जेक्टिव आंसर हो। ऑब्जेक्टिव आंसर इन द सेंस कि एक क्वेश्चन गिवन है, इफ 100 पीपल, अगर 100 लोग उसके आंसर लिखते हैं तो 100 लोगों के आंसर को बहुत हद तक वो सेम होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कूप नहीं है बहुत कुछ अलग लिखने का, तो वो ऑब्जेक्टिव आंसर है। और जो उसका मॉडल आंसर भी अगर आप देखेंगे तो वो उसके ही इर्द गिर्द रहेगा, तो आई इवेलुएट दैट थिंग, मतलब मैं उसको ऑब्जेक्टिव मानता हूँ उस सवाल को, कि जिसके लिए सब लोग वैसा आंसर लिखे। थोड़े बहुत आप अपने स्किल्स से, एग्जाम्पल से, केस स्टडी से आप उसमें थोड़ा इनोवेट करके अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो मुझे ये सब्जेक्ट बहुत ऑब्जेक्टिव लगा। और ऑब्जेक्टिव एक होता है कि इसमें कुछ बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं, तो इसलिए मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले सोचते हैं कि शायद ये कम्प्लीटली बायोलॉजी है, तो ऐसा नहीं है। वो आप तब तक सोचते हैं जब तक आपने सिलेबस देखा नहीं है। आपने किसी से सुना है कि एंथ्रोपोलॉजी में तो पूरा बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजी पढ़ना है। सो अगर आप किसी सब्जेक्ट को 1.5-2 साल के लिए पढ़ने वाले हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप खुद से उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ें, उसके सिलेबस को देखें, और आपको लगेगा कि नहीं, मतलब दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली बायोलॉजी, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके इंटरेस्ट को मैच करेंगी। तो इस वजह से मैंने ये 4 क्राइटेरिया के बेसिस पे मैंने ये ऑप्शनल सेलेक्ट किया। इसमें गाइडेंस अवेलेबल था, इसमें स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल थे, और ये मेरे कोर सब्जेक्ट मेरा ऑप्शनल के लिस्ट में नहीं था। और चौथा जो मैंने बताया कि जो ऑब्जेक्टिविटी और ये सब्जेक्ट का कोर था, तो वो मुझे अच्छा लगा। अभी आप तीनों में आपके बैकग्राउंड बताइए, आप अपना नाम बताइए और बैकग्राउंड बताइए ऑडियंस के लिए। और मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है। कौन से कॉलेज से? आईआईटी हैदराबाद से। मेरा नाम कौशिक है, मैं बीएससी कर रहा हूँ अरोरा डिग्री कॉलेज से, हैदराबाद। बीएससी इन व्हाट? बीएससी एमईसी इलेक्ट्रॉनिक्स। मेरा नाम सैफ है और मैं बीबीए कर रहा हूँ, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम लयोला कॉलेज हैदराबाद से। तो नोबडी इज़ फ्रॉम बायो। एक्चुअली ये होता ही है क्लास में, हमेशा 100 बच्चे अगर हों तो 80-85% तो इंजीनियरिंग बच्चे होते हैं, मे बी 10% लाइफ साइंसेस वाले होते हैं, बाकी जो भी ऐसे बिजनेस या फिर कॉमर्स से हैं, तो काइंड ऑफ। आप कोविड के वक्त की आपने बात की, और आपने दूसरी बात की गाइडेंस की, तो आपने कोविड के वक्त आप बिहार में होंगे, तो आपने ये बिहार से हैदराबाद सोशियल क्लासेस का सफ़र कैसे तय किया सर, कैसे आपने डिसाइड किया? देखिए, जब आप किसी सब्जेक्ट के बारे में डिसाइड करते हैं कि मुझे ये पढ़ना है, तो आप फिर उसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि इसके बारे में कौन टीचर्स हैं जो अच्छे हैं। आप वो रिसर्च गूगलिंग कर सकते हैं, आप अपने सीनियर्स से पूछ सकते हैं। तो मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स जो इस तैयारी में थे उनसे भी सलाह लिया कि एंथ्रोपोलॉजी के लिए क्या बेटर होगा मेरे लिए। आई हैव डिसाइडेड टू स्टडी दिस सब्जेक्ट, मैंने ये डिसाइड किया है, तो मेरे लिए कहाँ बेस्ट गाइडेंस मिलेगा, इस तरह का मैंने कुछ उनसे भी सलाह लिया। और मेरे कुछ सीनियर्स भी सिलेक्ट हुए थे मेरे कॉलेज से, तो उनसे भी मैंने बात की। एंड तो फिर मुझे मैनी पीपल रिकमेंडेड कि आप सोशिन मैम के नोट्स देख सकते हैं और क्लासेस के लिए। तो मैंने, जैसा मैंने कहा, मैं 3rd अटेम्प्ट में आई वाज थिंकिंग कि मैं सेल्फ स्टडी से ही करूँगा, तो फिर आई बॉट द स्टडी मटेरियल्स एंड स्टार्टेड फ्रॉम देयर। सर, आपकी नज़र से ऑप्शनल की तैयारी कब से करनी है, और मतलब टाइम क्या लगता है ऑप्शनल कंप्लीट करने के लिए, स्पेशली एंथ्रोपोलॉजी? देखिए, जिस दिन आपने डिसाइड किया है कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, करने वाले हैं, जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि सिविल सर्विसेज के 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट। तीनों स्टेज क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है टू बी इन द, आपको फाइनल लिस्ट में आने के लिए तीनों स्टेज क्वालिफाई करने होंगे। प्रीलिम्स में तो ऑप्शनल होता नहीं है, लेकिन उसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। मेंस में जीएस एंड ऑप्शनल बोथ हैं, और ऑप्शनल के 2 पेपर्स हैं, जीएस के 4 और 1 एस्से है। तो आपको
जिस दिन से आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, उस दिन से ऑप्शनल इज अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। बिना ऑप्शनल प्रिपेयर किए आपका प्रिपरेशन अधूरा है। तो आपको हो सकता है आपको कुछ समय लगे कि आप ये डिसाइड करने में कि आपके लिए कौन सा ऑप्शनल बेस्ट होगा। 2-3 सब्जेक्ट आपको अच्छे लग सकते हैं, आप दोनों तीनों के बारे में सिलेबस देखिए, दोनों तीनों के क्वेश्चंस देखिए, दोनों तीनों के बारे में जो मैंने आपको 4 क्राइटेरिया बताया कि आप गाइडेंस अवेलेबल होना चाहिए, स्टडी मटेरियल अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए, और फिर आपको वो सब्जेक्ट का जो कोर क्वालिटीज़ है वो आपके इंटरेस्ट से मैच करना चाहिए। तो अगर ये सब मैच हो रहा है तो आई फाउंड कि एंथ्रोपोलॉजी का मेरे क्राइटेरिया से मैच हो रहा था। आप अपना डिसाइड करिए और विद इन 1 मंथ यू डिसाइड योर ऑप्शनल एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, आई वुड सजेस्ट। तो आप जितना जल्दी शुरू करें बट 1 महीने से ज़्यादा ना लगाएं, आई विल रिकमेंड। एटलीस्ट आप खुद से थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दें उस विषय को। बाकी अगर आप गाइडेंस के लिए किसी के पास जाते हैं, किसी कोचिंग में जाते हैं, मैम के पास आते हैं, तो मे बी देयर डेट्स, इनका डेट्स ऐसा ना हो कि आपकी तैयारी के जस्ट 1 महीने बाद से शुरू हो, लेकिन आप अपने स्तर पे उस विषय को 1 महीने बाद से पढ़ना शुरू कर दें। आई विल रिकमेंड दिस। जी सर, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमने कंप्लीट वर्ड का अभी इस्तेमाल किया, तो ऑप्शनल कंप्लीट हो गया, इसका क्या मतलब? हम मतलब कोचिंग ख़त्म हो गई, इसका मतलब ऑप्शनल ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया, या आप किस चीज़ को मतलब कहाँ पे आप प्रिपरेशन को समझते हैं कि ऑप्शनल कंप्लीट हो गया? ये सवाल मैडम के लिए भी है, तो आप भी मैडम इस पर थोड़ा रोशनी डालिए। पहले स्टूडेंट के तौर पे उनको देखेंगे। आप जब कोर्स कर रहे थे तो ये कंप्लीट के पहले ये एक और सवाल है मेरा आपसे कि जब आप ऑनलाइन में करते थे डिसिप्लिन कैसा था आपका? अपने आप को मतलब क्लासेस से कैसे बंधे रखते थे, इन द सेंस द टाइम टेबल कैसा है? अभी ऑफलाइन के बच्चे हैं तो हम उनका कान पकड़ के क्लास में बिठाते हैं, डांटते हैं, लेट आए, ये सब काइंड ऑफ। अगर ऑनलाइन में है, मेजर चैलेंज डिसिप्लिन का ही होता है। डेफिनेटली मैम, ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में डिसिप्लिन इज़ अ मेजर फैक्टर। कि आप ऑफलाइन क्लासेस में अगर आपका एक क्लास मिस हो जाता है तो वो मिस हो गया। मे बी अगर टीचर्स वेरी हेल्पफुल, अगर टीचर बहुत हेल्पफुल हैं तो वो आपको दोबारा उस क्लास के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा होता है जनरली कि वी प्रोक्रेस्टिनेट, कि हम ठीक है अभी नहीं करेंगे, शाम को कर लेंगे, शाम को नहीं करेंगे, कल सुबह कर लेंगे, कल सुबह नहीं कल शाम को, फिर वो धीरे धीरे क्लास लैप्स हो जाता है। और करने में भी ऐसा क्या होता है कि कई बार आपके सामने वो कोर्स चल रहा है बट यू आर नॉट देयर, आप बस वो चल रहा है आपके सामने, आपका दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो ये चीज़ होता है सर कभी कभी ऐसा। हाँ, लेकिन क्लास में ये चीज़ कम होता है, ऑनलाइन में ये बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आई हैव पर्सनली फेल्ट दिस। तो मैं ऐसा टाइम फ्रेम रखता था क्लास के लिए कि जिस टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और एक तो ये है कि आप एक टाइम फ्रेम बिल्कुल ही डिसाइड कर ले कि मैं अगर 2 से 4 में क्लास करूँगा तो 2 से 4 में ही करूँगा, डेली करूँगा। अनलेस एंड अनटिल कि बहुत कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो फिर ठीक है, आप उसको शाम में कर लीजिए, सुबह कर लीजिए, लेकिन आप एक टाइम फ्रेम रखिए। आप ऑफलाइन क्लासेस में तो ऐसा होता नहीं है कि अगर 5 से 8 क्लास है तो आप किसी दिन सुबह आके कर लेंगे, किसी दिन दोपहर में, आपको उसी समय आना होता है। तो आप ऑनलाइन में भी वो डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। साथ साथ क्या होता है कि जैसे ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो इसमें आपको वीकली टेस्ट हो गया या फिर जो भी मतलब कुछ ना कुछ तो टास्क मिलता रहता है। वो चीज़ ऑनलाइन में बहुत उसको मतलब बहुत रिगरसली कोई चेक नहीं करता है कि आपने किया या नहीं किया। अगर कर लिया तो भी अच्छा है, नहीं किया तो शायद आपसे कोई सवाल ना करे कि आपने क्यों सबमिट नहीं किया। क्लास में शायद आपसे पूछा जा सकता है कि सबने सबमिट किया, आपने क्यों नहीं किया असाइनमेंट। तो देयर इज हाई डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन ऑफलाइन क्लास। तो उसमें आपको बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लास इज़ हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल। उसके अपने एडवांटेज हैं, आपके अपने कंफर्ट हैं, आपको शायद हैदराबाद ना आना पड़े। मैंने सासाराम से कर लिया ऑनलाइन क्लास, कोरोना के दौरान कर लिया, जब सब चीज़ सारी संस्थाएं बंद थीं उस वक्त मैंने ऑनलाइन क्लास कर लिया। तो उसके अपने एडवांटेज हैं, आप अपने कंफर्ट पे होते हैं, आपके रिसोर्स बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होते हैं। शायद कोचिंग के लिए आपको अगर किसी मेगा सिटीज़ में रहना पड़ रहा है तो उसके अपने खर्च हैं, हर लोग इतना खर्च अफोर्ड ना कर पाएँ। आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, तो वो आपका एक जो मेंटल स्टेट होता है वो भी बहुत ऐसा नहीं होता है कि आप बिल्कुल ही आइसोलेटेड हैं, आप किसी को मिस कर रहे हैं कोई तो आप हर चीज़ों में शरीक होते हैं। तो ये चीज़ है, आप एक बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं।
हाँ, ये है कि आप अपने पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ न कीजिए ऑनलाइन क्लासेस में। अगर आप फैमिली के साथ भी रह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ योर प्राइमरी टास्क, आपका प्राइमरी गोल क्या है। अगर वो है सिविल सर्विसेज की तैयारी तो आपको उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हाँ, ये है कि प्राइमरी के साथ साथ आपके सेकेंडरी चीज़ें भी हैं कि दोस्तों के साथ एंगेजमेंट हो गया, पेरेंट्स के साथ समय बिताना हो गया, तो ये सब बहुत मतलब मेरे पर्सनल केस में मतलब ये बहुत हेल्प किया है मुझे। तो मैं कहूँगा कि आप इन चीज़ों को भी दरकिनार ना करें, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके मतलब थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ सिविल सर्विसेज। आप शायद लिस्ट में आ जाएं ना आए, लेकिन अगर मैं शायद लिस्ट में ना भी होता तो आई वुड हैव बीन हैप्पी कि आई एम अ मच बेटर पर्सन टुडे देन व्हाट आई स्टार्टेड। तो शायद आप इस दौरान आप बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। तो ये चीज़ है, आप इन चीज़ों को भी ध्यान दें। बिल्कुल ही एकदम प्राइमरी अपने प्रिपरेशन में आप अपने सेकेंडरी चीज़ों को ना भूल जाएं, वो आपको हेल्प करेगा आपके प्राइमरी प्रिपरेशन में, ये चीज़ है। और डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑनलाइन क्लास में। डिसिप्लिन के बिना तो शायद ऑफलाइन में भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में डिसिप्लिन की बहुत आजकल ज़्यादा पबजी भी खेला जाता है क्लास में। Yes, yes. लास्ट तो में इसलिए आपको यहाँ पबजी पर खेलेंगे। discipline- हाँ, तो जो भी पबजी खेल रहे फिर उनको बाहर भी जाएंगे, काइंड ऑफ ए थिंग। तो कॉलेज का माहौल जब सिविल सर्विसेज में भी आ जाता है पढ़ने में तो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वो जो आई मे नॉट बी राइट इन सेइंग बड़े बाप के बच्चे काइंड ऑफ ए थिंग, वहाँ पर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो लगता है। सो आई थिंक वो डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्लास में हो ऑनलाइन में हो। आपका कंप्लीट वाला क्वेश्चन रह गया। जी सर, ऑप्शनल कंप्लीट हुआ मतलब Yes. कहाँ पे कंप्लीट होता है, ये मेरा सवाल था। देखिए, ऑप्शनल कंप्लीट तो मतलब शायद मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं अभी भी नहीं मानता कि मेरा ऑप्शनल कंप्लीट हो गया है। तो कोचिंग में मे बी आपके सिलेबस के टॉपिक्स कवर कर दिए जाएंगे। टॉपिक्स कवर करना और प्रिपरेशन कंप्लीट होना कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। तो आप इसको कंफ्यूज ना करें कि मेरे सिलेबस टॉपिक्स कवर हो गए हैं, इसको आप अपने प्रिपरेशन कंप्लीट से बिल्कुल ही ना करें। आपकी प्रिपरेशन में ऑलवेज देयर विल ऑलवेज बी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। शायद अगर आई हैव स्कोर्ड 260, देयर इज स्कोप फॉर 280। इफ इन माय नेक्स्ट अटेम्प्ट इफ आई स्कोर 280, देयर विल बी स्कोप फॉर 300। तो हमेशा ही आप में स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। आप क्लासेस कीजिए, क्लासेस के बाद फिर आप टेस्ट सीरीज, क्लासेस के बाद नहीं, ड्यूरिंग द क्लासेस ओनली यू स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स। क्लासेस के साथ आंसर लिखिए, क्लासेस के बाद आप फुल टेस्ट सीरीज लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनके आप आंसर्स लिखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा तैयारी मैं नहीं मानता कि कंप्लीट कभी होगा आपका। यू विल ऑलवेज हैव स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। हाँ, आपका जो कंप्लीशन है आप उसकी तरफ अग्रसर हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि आप कभी कन्विक्शन के साथ ये बोल सकते हैं कि आई हैव कंप्लीटली प्रिपेयर्ड माय ऑप्शनल। मेरा जहाँ तक है कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स, मैं खुद अपने बारे में बात करूँ तो मेरे अभी तक 10 डिफरेंट कोर्सेस हो गए, 10 कोर्सेस एंथ्रो में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से। तो हमको चाहिए कि हम सीखते जाएं। सब्जेक्ट का कोई मतलब एंड नहीं होता कि हाँ, जैसा सोनू ने कहा कि सिलेबस के टॉपिक्स जो कवर हुए, उससे भी बढ़िया ये चीज़ है कि कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी रहे। कंप्लीट सिलेबस तब होता है जब आपको कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी रहे, वो कॉन्सेप्ट आपका रूट होगा, वो फाउंडेशन होगा आपका। ये फाउंडेशन से मतलब कोई भी चीज़ समझ सकते हैं, वो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स है, उसका पहले ध्यान देना है। और मैं पूरी तरह से इनसे सहमत हूँ कि जो आप स्टार्टिंग जब करोगे, शुरुआत करोगे सब्जेक्ट का पढ़ना, उसी समय से आपको आंसर्स लिखना ज़रूरी है। इनफैक्ट पहले दिन से लिखो, अच्छी बात है। अपने आप में आप ग्रोथ देखोगे। पहले दिन जो क्वेश्चन का आंसर आपने लिखा या 4 महीने के बाद आपने आंसर लिखा, बहुत फ़र्क होता है दोनों में। और यू कैन बी द बेस्ट गाइड। जब तक आपको लिखने में मज़ा नहीं आता, जब तक सिविल सर्विस निकलेगा नहीं। तो द डे व्हेन यू एंजॉय राइटिंग, उस दिन आपका सेलिब्रेशन है। मैम, मेरा सवाल सर से भी है और आपसे भी है। जैसा कि आपने अभी बताया कि आंसर राइटिंग शुरू से ही लिखना है, तो इसमें हम लोग को एक डर होता है कि मतलब आंसर लिखने के लिए हमारे पास अभी कंटेंट नहीं है,
तो हम ये आंसर लिख सकते या नहीं लिख सकते, फिर इससे हमें करंट अफेयर्स को भी रिलेट करना पड़ता है, तो इसमें अब हमारे पास वो उसकी भी नॉलेज नहीं होती है। तो आपका क्या कहना है इसमें कि अगर हम स्टार्टिंग से लिख रहे हैं तो ये सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए लिखे, या फिर जो भी हमारे पास में जो जनरल नॉलेज है जो हम अभी अभी जो सीख रहे हैं उससे भी शुरू कर सकते हैं? उसी से शुरू करो। जैसे कोई भी टॉपिक आपको फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ाया जाता है वो कंप्लीट होता नहीं वहाँ पर, मतलब वो सिर्फ इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, और उस टॉपिक के रिलेटेड आपने अभी तो कुछ भी सुना होगा। द बेस्ट एडवांटेज आंथ्रो का ये है कि ये बहुत सारी चीज़ें आपने इर्द गिर्द देखी होगी, जैसे आपने गांव में देखा होगा कास्ट कैसे चल रहा है या कोई और चीज़ कैसे चल रही है, तो आपने देखा होगा, कुछ ना कुछ तो देखा होगा, वेस्टर्नाइजेशन देखा, मॉडर्नाइजेशन देखा, कुछ ना कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन है, समझ है उस चीज़ के बारे में। और जब आपको क्लास में कभी भी एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, वो क्वेश्चन का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास हो ना हो, इमीडिएटली उसी दिन उस क्वेश्चन को लिखना ज़रूरी है। बाद में जब वो प्रॉपरली वो टॉपिक समझाया जाएगा क्लास में, उसके बाद आपका कंटेंट बढ़ेगा। बट देन आपको वो कहते हैं ना दिल खोल के लिखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिल खोल के लिखो। मैं बहुत बार आपके कमेंट्स में लिखती हूँ दिल खोल के लिखो एंड एवरीथिंग, राइट विथ ना होल हार्टेडली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डोंट रन अराउंड, करंट अफेयर्स के लिए इधर उधर मत भागो। बहुत सारे लोग बोलेंगे केस स्टडी लेकर आओ, करंट अफेयर्स लेकर आओ, पहले कॉन्सेप्ट बिठाओ, बाद में भागो इधर उधर। दैट्स माई टेक। I'd like to add something to that. देखिए, जब बिल्कुल ही आप स्टार्ट करते हैं तो ऐसा सबके साथ होता है कि आपके पास कंटेंट, आपको ऐसा लगता है कि आप आंसर लिखने जा रहे हैं, आपके पास कंटेंट बहुत कम है, शायद आप बहुत अच्छा आंसर ना लिख पाएंगे, क्योंकि आपको खुद से एक्सपेक्टेशंस बहुत अच्छी होती हैं कि आप लिखें तो बहुत अच्छा आंसर लिखें। तो थोड़ा सा आप उसको कम करें कि आप पहले लिखना शुरू करें, पहले आप लिखना शुरू करें, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा आप में। ये तो एक पार्ट हो गया कि आपने क्वेश्चन देखा और उसका आंसर खुद से आप सोचें और लिखें। पहले तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, फिर आप कोशिश करिए कि जब आपके आंसर्स के क्वालिटी इंप्रूव हो रहे हैं तो आप फिर उस आंसर को टाइम फ्रेम में लिखें। पहले शायद आपको 10 मार्क्स क्वेश्चन लिखने के लिए 10 to 15 मिनट्स भी लग सकता है, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है 10 मार्क्स लिखने अभी 1-2 घंटे भी लेते हैं बच्चे समझ के लिखने में। यस, ये चीज़ है कि आप अनसीन, जैसे आपको बिल्कुल कोई रेफरेंस का नहीं ले रहे हैं हेल्प। दूसरा, आप डेली कुछ क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस कीजिए जिसका आप रेफरेंस का हेल्प लेके आंसर लिखें। इससे क्या होगा कि जो सब्जेक्ट के बारे में आपकी जो इंक्विजिटिव नेचर है कि आप खुद से उसके बारे में कुछ ढूंढें नया चीज़। जब मैं लिखता था तो मैं डेली कुछ क्वेश्चंस, कुछ यूनिक से क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर यू ट्राई टू राइट अ वेरी गुड आंसर। तो इसके लिए आप स्टडी मटेरियल से आप इस बुक को रेफर करेंगे, किसी भी एक बुक को रेफर करेंगे, शायद आपको उससे सेटिस्फैक्शन ना हो, आप कोई दूसरा बुक रेफर करेंगे या फिर आप गूगल करेंगे उसके बारे में। तो उससे क्या होता है कि आपको जो कोर आपके स्टडी है, कोर जो आपका जो कंटेंट है, वो तो नॉलेज मिल ही रहा है आपको, वो क्लासेस में भी मिलते हैं, वो बुक्स नोट्स में भी मिलते हैं। जब उन चीज़ों के बारे में थोड़ा गूगल करते हैं, थोड़ा उसके बारे में पढ़ते हैं, कोई रिसर्च पेपर ही मिल गया 6 to 7 पेजेस, वो कंप्लीट नहीं पढ़ना है। जस्ट इफ़ यू सी द टॉप जो उसके सब हेडिंग्स हैं वो भी, या फिर कुछ इसमें अगर इंटरेस्टिंग मिलता है तो उससे क्या होता है ना कि आपको सब्जेक्ट में और इंटरेस्ट डेवलप होता है और साथ साथ थोड़ा सा पेरिफेरी नॉलेज भी आपको इसके साथ मिलता है। तो 2-4 क्वेश्चन डेली आप ऐसा प्रैक्टिस कीजिए जिसके लिए आप चीज़ों से ढूंढें, बुक से आंसर ढूंढें। ढूंढने के क्रम में क्या होगा कि यू विल रेफर टू दोज बुक्स, तो एक तरह से आपका वो रिविजन भी हो रहा है साथ में। सपोज आज मैंने क्लास में कुछ पढ़ा, शाम को जाके मैं उसी टॉपिक पे कोई एक आंसर लिख रहा हूँ और दोबारा से मैं उस नोट्स को रेफर कर रहा हूँ, साथ में इफ़ आई फील कि शायद बुक में जो दिया है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, मैं कुछ और थोड़ा ढूंढता हूँ इसके बारे में, शायद वो नेट से हो सकता है, शायद किसी और रेफरेंस बुक से हो सकता है, तो आप नई चीज़ों को पढ़ेंगे। और जब आप खुद से पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्ट डेवलप होता है, शायद आप थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ लेंगे उसमें, वो चीज़ आपको एक लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। सर आपकी इनिशियली जो ऑल टुगेदर डिफरेंट बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं उनके लिए शायद इस तरह से गूगल करना वगैरह, दे माइट गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो इनिशियली मे बी दे मे स्टिक टू वॉट एवर बेसिक दैट इज गिवन टू देम, आफ्टर दे गेट सम बिट ऑफ प्रोफिशिएंसी दे मे परहैप्स गो इन। अदरवाइज बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं ईजिली, कुछ ढूंढने जाएंगे कुछ और पढ़ने लगेंगे। क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी किया हुआ था एक बार सिलेबस को, तो जब मैं दोबारा नेक्स्ट अटेम्प्ट में कर रहा था तब मैं ये कर रहा था, तो ऑलरेडी आई हैड सम नॉलेज,
आई जस्ट वॉन्टेड टू मतलब वैल्यू एडिशन टाइप का, तो मैं थोड़ा बहुत करता था, लेकिन उसमें भी बहुत आपको रेस्ट्रिक्टेड रहना पड़ेगा। ये नहीं कि मतलब कुछ भी मिल गया और उसको पढ़े जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बाकी ठीक। सर आपकी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल जीएस में कैसे हेल्प हुआ आपको? देखिए एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो वो जीएस एज वेल एज एसए दोनों में ही हेल्पफुल होगा। जैसे लास्ट ईयर 2020 मेंस में एसए में एक क्वेश्चन था, शायद टॉपिक था कल्चर इज़ व्हाट वी आर एंड सिविलाइजेशन इज़ व्हाट वी हैव। तो इस पर आपको ऐसे लिखना था एंड आपने सिलेबस कवर किया होगा, शायद कल्चर एंड सिविलाइजेशन पढ़ा होगा, तो ये डायरेक्ट ये कोट या फिर ये लाइन ही पढ़ा होगा कि कल्चर इज़ व्हाट वी आर एंड सिविलाइजेशन इज़ व्हाट वी हैव। तो ऐसे में भी बहुत बार या तो हो सकता है कि डायरेक्टली उससे रिलेटेड टॉपिक्स आ जाएं, या फिर उसके अराउंड हो जिसमें आप अपना एंथ्रोपोलॉजी का जो नॉलेज है उससे आप अपने मटेरियल्स ऐड ऑन कर सकते हैं। बाकी जीएस में अगर देखें तो बहुत सारे सिलेबस टॉपिक्स हैं जो कंप्लीटली कन्वर्ज करते हैं एकदम वर्ड बाय वर्ड, जैसे एग्जांपल वेस्टर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, रीजनलिज्म, ये सब हैं। तो दीज टॉपिक्स, इसके अलावा जो ट्राइबल स्टडीज़ हैं एंथ्रोपोलॉजी में, विच इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, तो आप उसको अपने जीएस में ऐड कर सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी के कुछ एनजीओज़ के जो एग्जांपल्स हैं, केस स्टडीज़ हैं, वो आपके इथिक्स पेपर में भी हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक कि 150 मार्क्स तो मतलब कंप्लीटली वो कन्वर्ज करता है जीएस और एंथ्रोपोलॉजी में, इफ़ यू सी ऑल जीएस 4 एंड एसए टुगेदर। तो आप किसी साल का पेपर देखें और देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, जब आपने एंथ्रोपोलॉजी एक बार पढ़ लिया है तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस आई कुड हैव आंसर्ड विथ माय एंथ्रोपोलॉजी नॉलेज। थोड़ा बहुत तो जीएस आप कर ही रहे हैं, तो देयर इज कन्वर्जेंस, और वो हेल्प करता है। जीएस 2 में हेल्प करता है, इवन जीएस 2 में तो काफ़ी हेल्प होता है। जीएस 1 में भी सोसाइटी, जो कास्ट विलेज स्टडीज़ है, कास्ट है, तो ये सब में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलता है। तो आई थिंक कि एंथ्रोपोलॉजी इज़ हेल्पफुल इन जीएस एज वेल। इसी प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगा, और जब आप ये कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास एक पेपर 1 है और पेपर 2 है एंथ्रोपोलॉजी में, तो आप इन दोनों पेपर्स को फिर आपने कैसे इंटरलिंक किया ताकि आपके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट हो? देखिए मैंने बताया 3rd अटेम्प्ट में मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था, तो उस वक्त मुझे सेल्फ स्टडी में कई बार वो डिसिप्लिन की भी कमी होती है। जो आप एक टीचर के गाइडेंस में कर रहे होते हैं, तो आप एक फिक्स डायरेक्शन में पढ़ते हैं, तो वो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन सेल्फ स्टडी में थोड़ा ये डिसएडवांटेज है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। दो आई हैड मैम्स स्टडी मटेरियल, बट स्टिल मुझे ज़्यादा समय लगा। लेकिन फिर 3rd अटेम्प्ट के बाद मैंने जब ऑनलाइन क्लासेस किया, तो उसमें तो ड्यूरिंग द क्लास फ्रेम ओनली आई कंप्लीटेड माय सिलेबस। उसके बाद फिर आप रिवीजन करते हैं। बाकी जैसे आपने पूछा पेपर 1 और पेपर 2 को कैसे लिंक करें, तो पेपर 1 में बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं, बहुत सारे जैसे जो थ्योरीज भी हैं, फंडामेंटल्स हैं, आर्कियोलॉजी के कुछ पार्ट्स हैं। पेपर 2 में भी इफ़ यू सी आपके जो स्टार्टिंग के कुछ सिलेबस टॉपिक्स हैं वो आर्कियोलॉजी से रिलेटेड हैं एंड फॉसिल स्टडीज़ है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। दूसरा फिर जो विलेज स्टडीज़ है, उसमें भी जो आपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो आप उधर यूज़ कर सकते हैं। जो इधर के थिंकर्स हैं, अगर वो रिलेटेबल है तो आप उनको उधर कोट कर सकते हैं। मैनी थिंकर्स फ्रॉम पेपर 1 हैव स्टडीड ट्राइब्स एंड ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी इज़ पार्ट ऑफ द पेपर 2, तो आप उनको उधर कोट कर सकते हैं, उनके स्टडीज़ को उधर कोट कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको थोड़ा वो इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना होगा अगर दोनों पेपर में आपको अच्छा स्कोर करना है। बाकी मैम कैन ऐड मोर ऑन दिस। इंटरलिंकिंग ऐसा भी है कि सेक्शनल जो प्रिपरेशन बच्चे करते हैं अभी, वो सिर्फ प्रिपरेशन के हद तक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस दे आर नॉट डिवाइडिंग, पेपर 1 में यही पूछना है, पेपर 2 में यही पूछना है, वैसा भी अभी डिवीजन नहीं रहा। सेक्शनल डिवीजन ही नहीं, पेपर वाइज ऑल्सो एक पेपर का जो सिलेबस है दूसरे पेपर में भी पूछा जा रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि इंटरलिंकिंग बाय डिफ़ॉल्ट ज़रूरी है। उसके अलावा एग्जाम्पल्स कहीं से भी कहीं भी लिख सकते हैं। सो दैट्स हाउ यू स्कोर द मार्क्स। और एक आपसे ये सवाल था, ऑनलाइन के बच्चे और एक जगह मिस्टेक करते हैं कि 3 घंटे का क्लास है, 4-5 घंटे कर रहे,
पॉज किए जा रहे लेक्चर को, डिड यू डू दैट? आई ट्राइड अवॉइडिंग डूइंग दिस। मैं स्पीड, क्योंकि अगर आप क्लास के साथ नोट्स लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्पीड भी इंक्रीज होता है, एंड राइटिंग स्पीड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आप मेंस में। तो अगर आप आदत लगा लेंगे बहुत आराम से लिखने का, तो फिर वो आराम वाला ही आदत लग जाएगा। तो क्लास एक आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप जल्दी लिखना सीखें। क्लास के साथ लिखने में आप फास्ट लिखना सीखते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप उसी हिसाब से लिखें। जैसे क्लास 3 घंटे का है, उसमें जो चल रहा है विद इन दैट टाइम फ्रेम आप नोट्स लिखें। तो आपने देखा अपना स्पीड इम्प्रूव हुआ, मतलब Yes, yes, definitely उससे आपका एग्जाम speed के। improve होता है। और जो टेस्ट आपके कोर्स के साथ जो टेस्ट थे, आप उसी डेट पे लिखते थे या फिर ठीक है थोड़े दिन बाद लिखूंगा? जैसे 10 क्लासेस के बाद आपका टेस्ट आ गया, तो आप 11th क्लास से पहले कंप्लीट करते थे या फिर? मैं टेस्ट से पहले प्रेफर करता था कि मैं टेस्ट के जो सिलेबस है उसको एक बार रिवाइज कर लूँ, सो दैट मैं टेस्ट को कॉन्फिडेंटली एड्रेस कर पाऊँ। लेकिन ये भी था कि बहुत ज़्यादा उसको डिले नहीं करता था। अगर इस संडे को है तो एट मैक्स बाय नेक्स्ट संडे मुझे वो टेस्ट लिखना होता था, ऐसा था। सर आप जब हमारा क्वेश्चन पेपर आता है, आप क्वेश्चंस कैसे सेलेक्ट करते थे? देखिए, क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट होता है कि 5 कंपलसरी क्वेश्चन 10 मार्क्स, तो उसमें तो आपको सिलेक्शन का कोई चॉइस ही नहीं है। बाकी क्वेश्चंस में होते हैं 20, 15 एंड 15। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं 6 में से आपको 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं, और वो बाकी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 इज़ कंपलसरी, सो आपको वो अटेम्प्ट करना ही है। बाकी बचा 20, 15, 15। तो कई बार क्या होता है कि आपको 3 क्वेश्चन हो गए एक क्वेश्चन के पार्ट में, आपको 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहा होता है, और तीसरा शायद आपको बहुत आइडिया नहीं है उस क्वेश्चन के बारे में। पॉसिबिलिटी है कि वो अनसीन हो सकता है, या फिर कई बार कोई बाउंसर क्वेश्चन हो सकता है ऐसा, या फिर ये भी हो सकता है कि उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं है, आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है। और उसके साथ में एक ऑप्शन है जिसमें आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, 2 क्वेश्चन में आप ठीक ठाक आपको आता है। तो मेरे पर्सनल केस में मैं सेकंड वाले ऑप्शन को प्रेफर करता था, कि जहां मैं मतलब ठीक ठाक आंसर लिख सकूं। ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन बहुत अच्छा लिख रहा हूं और एक को मैं बिल्कुल ही ब्लैंक छोड़ रहा हूं, या फिर जो थोड़े से अनसीन या फिर बाउंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें एक टेंडेंसी होता है कि आप कंप्लीटली अपोजिट डायरेक्शन में जा सकते हैं। आपसे जो पूछा गया है, कई बार हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा अजम्पशन लेते हैं कि शायद ये इस चीज़ से है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखते हैं। और होता है कि जैसे इस बार के एग्ज़ाम के बाद मैं अपने एक फ्रेंड से डिस्कस कर रहा था, तो फार्मिंग कल्चर इन नियर ईस्ट के बारे में क्वेश्चन आया था, तो ही मिसअंडरस्टूड दैट। तो उन्होंने बिल्कुल ही एकदम ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एशिया पे वो लिख दिया था। तो ऐसा नहीं है, मतलब आप कई बार लास्ट ईयर नतूफियन कल्चर क्वेश्चन आया था, तो आपको बहुत ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं है। अगर आप उसमें अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हाई टेंडेंसी कि आप कुछ उल्टा भी लिख सकते हैं। तो मैं वैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता था जिसके बारे में मुझे फेयर नॉलेज है। शायद बहुत अच्छा आंसर ना लिख पाऊँ, लेकिन फिर भी गलत नहीं लिखूँ, ये होता था मेरा। बाकी अब अगर सेक्शन वाइज अगर आप देखेंगे तो सेक्शन वाइज हर किसी के अपने स्ट्रेंथ एरियाज होते हैं। कोई फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है, कोई जो सोशल वाला पार्ट है उसमें, कोई आर्कियोलॉजी में, कोई प्राइमेट स्टडीज़ में। तो आपके अपने आइडियाज़ हैं, स्ट्रेंथ है आपका। कुछ सेक्शन बहुत अच्छा होगा जिसको आप पहले एड्रेस करना चाहेंगे, कुछ क्वेश्चन होगा जिसको आप बाद में एड्रेस करना चाहेंगे, तो दैट विल वैरी। लेकिन इन जनरल अगर देखें तो लोग फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को पहले एड्रेस करते हैं पेपर 1 में, एंड देन दे गो आफ्टर दिस थ्योरी पार्ट एंड ऑल। लेकिन अगर आपको थ्योरी बहुत अच्छे से कवर किया है तो आप थ्योरी को भी पहले लिख सकते हैं। बाकी अगर नंबरिंग वाइज देखें तो मैंने फॉलो किया था, मैं पहले कंपलसरी क्वेश्चंस नहीं करता था, पहले वो 20, 15, 15 लास्ट में कंपलसरी क्वेश्चंस करता था। तो पहले 2 मैं 15, 20, 20 करता था, फिर एक कंपलसरी, फिर सेक्शन बी वाला, इस तरह से करता था। सर मेरा ये सवाल है, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए सवाल है कि आप जब प्रश्नों के चयन करते थे तो 6 में से आपको 3 प्रश्नों को लिखना है, तो इन 3 प्रश्नों में फिर से 3-3 प्रश्न होंगे। तो अगर आपको 2 प्रश्न अच्छे से आते हैं, एक प्रश्न बिल्कुल नहीं आता है, या दूसरे प्रश्न में ऐसा है कि तीनों प्रश्न थोड़े थोड़े ठीक से आते हैं, तो आप कैसे चुनाव करते थे? इस केस में मैंने आपको बताया, मैं दूसरे केस के साथ जाऊंगा जहां मुझे तीनों सवाल के बारे में थोड़ा बहुत पता हो।
रादर देन कि 2 क्वेश्चन पता है और एक बिल्कुल ही नहीं पता है। तो उस केस में या तो यू विल लीव दैट, आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल ही खाली छोड़ेंगे, या फिर कुछ लिखेंगे जो कि एजम्पशन बेस्ड होगा, कि आपने अज्यूम किया है कि ये क्वेश्चन इस चीज़ के बारे में है और आप लिख रहे हैं। तो मैं उतना रिस्क लेना अवॉइड करता था। बाकी मैम का इस जी पे मैम, आप क्या सोचती है? हर स्टूडेंट का अपना अपना अप्रोच होता है। जिसका जिस क्वेश्चन पे कमांड हो वो लिखना ज़रूरी है पहले। मैक्सिमाइजेशन जो मार्क्स का होता है, कुछ बच्चों को 10 मार्कर्स आसान लगते हैं, कुछ बच्चों को 20 मार्कर्स अच्छे लगते हैं। सो ये बहुत ही पर्सनल चॉइस होगा। यू हैव टू गिव योर बेस्ट। वो फर्स्ट 1-1.5 आवर्स में जो है आप अपना मैक्सिमम अच्छा कंटेंट दीजिए। जो आपके पास ज़्यादा कंटेंट नहीं है या प्रॉब्लम है सोचकर लिखना है, उसको लास्ट में रखो तो बेटर है। मोस्टली बच्चे वैसे ही करते हैं जनरली। सर मेरा सवाल आपसे है, जब हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं तो इसमें बहुत सारे थिंकर्स होते हैं और उनका एक एक का मतलब हर एक का एक अलग अलग परसेप्शन होता है और उसमें अलग डिफरेंट केस स्टडीज़ होते हैं। तो आंसर में जब हम लिख रहे हैं तो उसमें हर एक थिंकर को मेंशन करना ज़रूरी है, या फिर एक ओवरऑल समरी देकर अगर हमें उसका थिंकर का याद नहीं आ रहा तो बस वो जो आइडिया उन्होंने दिया बस वही इम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, या फिर थिंकर्स को याद रखना, केस स्टडीज़ को याद रखना आंसर लिखने में ज़रूरी है, या फिर? डिपेंड करता है कि आप मार्क्स कितना चाहते हैं। अगर आप अच्छा मार्क्स चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको अच्छा आंसर लिखना होगा। अच्छा आंसर तभी होगा जब आप थिंकर्स को भी ऐड कर रहे हैं उसमें, उनके केस स्टडीज़ को भी आपको याद है। आप बहुत ज़्यादा डिटेल में तो केस स्टडी नहीं लिख सकते हैं। यू कैन जस्ट गिव इन ब्रीफ कि इन्होंने ये केस स्टडी किया था इससे रिलेटेड। अगर आप चाहते हैं कि बहुत एवरेज या फिर बस मेंस दे दिया ना, दैट इन इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट। तो अगर आप वैसा चाहते हैं तो आप बिल्कुल बस थोड़ा सा ब्रीफ में लिख दीजिए। इफ़ यू वांट सिलेक्शन यू हैव टू मेंशन दोज थिंकर्स। सर अभी जो आंसर राइटिंग का जो पार्ट जो रहता है भरा, अभी इसमें जो होता है कि सारे बच्चे हम एक साथ पढ़ते हैं तो सभी का आंसर एक एक जगह पर सेम हो जाता है सर। सो एक थोड़े जो ऑर्डिनरी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट जिससे हम ऐड कर सके और जिससे हमें दूसरों से ज़्यादा मार्क्स मिल सके, वैसे कुछ पॉइंट्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं। देखिए डेफिनेटली आपको दूसरों से आगे ही रहना है इस रेस में। सो दिस इज़ अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। आपको मैम ने कहा कि आपको पहले तो आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। जो व्हाट आर द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के कोर कॉन्सेप्ट हैं वो आपको बिल्कुल उन पे आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। जब तक वो कमांड नहीं होगा तब तक आप उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर नहीं पाएंगे। पहले कमांड होना सब्जेक्ट के कोर पे वेरी इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहला प्रायोरिटी वो होना चाहिए। उसके बाद वैल्यू एडिशन होगा। वैल्यू एडिशन कैसे होगा? वैल्यू एडिशन विथ एग्जाम्पल्स, विथ केस स्टडीज। जैसा आप बोल रहे थे कि थिंकर्स को मेंशन करें, तो उससे आपके आंसर और निखार आएगा आपके आंसर में, वो और अच्छा होगा। उसमें मार्क्स मिलने के स्कोप और ज़्यादा होंगे। तो बाकी अगर आप एवरेज आंसर लिखेंगे तो एवरेज मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन जैसा आप बोल रहे हैं कि आपको सबसे थोड़ा अलग लिखना है, तो सबसे अलग लिखना है तो ये सब चीज़ अलग होगा कि आप थिंकर्स को मेंशन कर रहे हैं, उनके स्टडीज़ को मेंशन कर रहे हैं, कुछ अगर एग्जाम्पल्स हैं उनको मेंशन कर रहे हैं, कुछ आपके जो आंसर राइटिंग स्किल्स हैं, जैसे आप पॉइंट फॉर्म में अगर लिख रहे हैं, कुछ क्रिटिसिज्म है, कोई एक थिंकर हैं उन्होंने कुछ बोला, फिर उनके क्रिटिसिज्म हैं, तो आप अगर इन चीज़ों को ऐड कर पा रहे हैं अपने आंसर में तो फिर योर आंसर विल बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। सर इसमें क्या होता है कि मतलब अभी जो क्रिटिसिज्म है फिर उसके ऊपर काउंटर क्रिटिसिज्म, इसमें वर्ड्स ज़्यादा चले जाते हैं सर, तो इसको मिनिमाइज करते हुए कैसा लिख सके? दिस इज़ द आर्ट जो आप आंसर लिखते लिखते सीखेंगे। इनफैक्ट अभी आप जो बोल रहे थे, सभी बच्चे एक ही क्लास सुनते हैं, एक ही क्लास समझते हैं, बट अलग अलग समझते हैं। आप वहाँ पर बैठ के सुनते अलग सुनते हो, इधर बैठ के सुनते अलग समझते हो, डिफरेंस बहुत है। तो उस टाइम आपका मूड कैसे था, आपका मेंटल स्टेट कैसा था, और कई सारे चीज़ें एक्चुअली। कभी कभी आप लोग पावर नहीं है, पावर जब नहीं है, जनरेटर नहीं चल रहा है, आप क्लास सुन रहे हो, तो आपका यू आर इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड। या फिर घर में झगड़ा कर आए ना, आपका स्टेट ऑफ माइंड अलग है, आपके समझने का वो अलग है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन आप कहाँ से देख रहे हो चीज़ों को। एक ही क्लास में अगर 100 बच्चे हों, 100 अलग अलग नज़रिए से समझेंगे। जहाँ तक नोट्स का सवाल है, जो डिक्टेट करते हैं उस चीज़ को लिखेंगे,
बट जो रनिंग नोट है वो लिखने का तरीका अलग अलग हो जाता है बच्चों का। और जब आप कहते हो कि एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए, ये रनिंग नोट जो लिखते हैं बच्चे, वो कहाँ तक किस बारीकी से आप लिख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड बाकी अगर आपको मार्क्स चाहिए तो मैम एंथ्रोपोलॉजी में 300-350 मार्क्स स्कोर करना अगर हम अच्छे तरीके से ट्राई किए तो काफ़ी आसान है, मतलब कंपेयर टू सम फ्यू सब्जेक्ट्स। तो वो 350-300 मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या हम स्पेशलिस्ट बनने का ज़रूरत है या फिर हम एवरेजर से भी चला सकते हैं? स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं है, फाउंडेशन ठीक रहे, बस बेसिक्स ठीक रहे, और बाकी जो भी है क्लैरिटी ऑफ थॉट हो, जो अब आप लिख रहे हो चीज़ों को बहुत ही क्लियरली समझाना, और वर्ड लिमिट को देखते हुए, अगर 100 वर्ड्स का है, 250 वर्ड्स का है क्वेश्चन, उसको देखते हुए लिखना, ये बहुत ज़रूरी है। और जहाँ भी आपको लगता होगा कि हाँ यहाँ पर एक पिक्चर बन सकता है, एक टेबल बन सकता है, एक मैप बन सकता है जो आपके क्वालिटी को बढ़ाए, तो इसमें आपको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं है। बट जब आप क्लास सुनते हो तो आपको लगता है कि हाँ ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड लग रहा है, पर आपको जो सिखाया जाता है वो बहुत ही बेसिक सिखाया जाता है, और वो बेसिक ठीक रहे और आपका राइटिंग ठीक रहे और क्वेश्चन को अच्छे से समझें, पिक्चर्स अच्छे लगे, आई थिंक। और आसान नहीं है, एक मिनट, आसान कुछ नहीं है, यूपीएससी में कोई चीज़ आसान नहीं है, आपको मतलब मेहनत लगती है, कोई चीज़ आसान नहीं है। देयर आर नो फ्री लंचेस ना। आई विल डेफिनेटली इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स। मैं भी कोशिश करूँगा शायद 300 प्लस स्कोर कर पाऊँ। सर जैसे कि अभी मार्क्स को इम्प्रूवमेंट करने की बात चल रही है, तो कुछ चीज़ें एंथ्रोपोलॉजी में फैक्चुअल होती है, तो उन फैक्ट्स को आप इंटरनलाइज करते थे, रिवीजन करते करते उन्हें ग्रास्प करते थे, या अलग से आपको उन्हें याद करने की ज़रूरत पड़ती थी सर? जी इसमें भी तो बहुत फैक्ट्स होते हैं, बट उस चीज़ को हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि जी इसमें फैक्ट्स होंगे। सिमिलरली ऑप्शनल में भी हो सकते हैं, तो यू हैव टू इंटरनलाइज दैट थिंग कि ऑप्शनल का पार्ट है वो, मतलब इट्स नॉट लाइक कि वो एडिशनल आप पे बर्डन दिया जा रहा है कि आप फैक्ट याद करो। जैसे आप जीएस में आप कैसा सोचते हैं कि जीएस में इफ़ आई ऐड फैक्ट्स माई आंसर विल बी गुड, अगर मैं कुछ फैक्ट्स ऐड कर रहा हूँ अपने आंसर में तो मेरे मार्क्स के पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है कि नहीं? तो ये हमारा ऐसा थॉट प्रोसेस हो गया है ऐसा, तो ऑप्शनल में भी ऐसा ही होना चाहिए आई थिंक। तो बहुत ज़्यादा उसमें आपको ये नहीं ऐसा एक्स्ट्रा बर्डन जैसा फील नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ फैक्ट्स याद कर रहा हूँ, कुछ डेटा याद कर रहा हूँ ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी में, या फिर कुछ बायो से ही रिलेटेड बहुत सारे कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करना होगा, तो ठीक है वो तो याद करना होगा, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। थैंक यू सर, आपको उसको बहुत खुशी याद करना होगा। थैंक यू सर, ये एक मिथ ही था कि बहुत फैक्चुअल है, तो आपने इस मिथ को जो दूर कर दिया उसके लिए थैंक यू। बहुत फैक्चुअल नहीं है, बट येस यू हैव टू रिमेंबर फैक्ट्स। जी सर, और केस स्टडीज़ को और डायग्राम्स को आप कैसे इस्तेमाल करते थे, और कहाँ से आप मतलब इनको लेकर आते थे, और क्या इसके लिए आप टेम्पलेट्स बना के रखते थे या अचानक आपको याद आ जाता था, आप क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी इसके लिए? देखिए एग्ज़ाम में आपको अचानक कुछ भी नहीं होगा, आप गए हैं वहाँ पे, आप बहुत तैयारी से जाएंगे जी। आप जितनी तैयारी से जाएंगे उतना ही आपको याद आएगा। बहुत शायद एक कुछ याद आ जाए अचानक, एक दो डायग्राम, लेकिन उतना अंडर प्रेशर मुझे नहीं लगता कि आपको एकदम से अचानक कुछ याद आएगा। सो यू हैव टू गो फुल्ली प्रिपेयर्ड आपको। हाँ, जो डायग्राम्स होते थे, कुछ डायग्राम्स मैं ऐसे A4 शीट का एक ऐसा 4, 5, 6 ऐसा 10 पेज जितना आप डायग्राम बना सको, तो मैं उस पर टॉपिक वाइज कुछ डायग्राम्स ऐसे फ्लो चार्ट में मैं करके रखता था, मतलब कि, और उससे क्या होता है ना कि आपका टॉपिक जब आप रिवाइज भी कर रहे हैं तो कई बार उन फ्लो चार्ट्स या डायग्राम से भी सिलेबस के टॉपिक्स को रिवाइज करना बहुत ईजी हो जाता है। तो मैं वैसा करके रखता था, वो टेम्पलेट जैसा था मेरे लिए। और चूंकि आप उसको बार बार देखते हैं रिवीजन के प्रोसेस में, तो आप जिस चीज़ को बार बार देखते हैं वो आपके दिमाग में ऐसा उसका एक ब्लूप्रिंट जैसा होता है, तो उसको फिर रिप्रोड्यूस करना एग्जाम में ईजी है, अचानक से याद आना बहुत। सर एंथ्रो में जैसा कि ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एक है, फिर पेपर 2 एक है, तो इसमें दोनों की स्ट्रैटेजी सेम होनी चाहिए या फिर थोड़ी बहुत डिफरेंस रहना चाहिए इसमें? और आपका इसमें क्या स्ट्रैटेजी था पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड? देखिए पेपर 1 थोड़ा सा स्टैटिक जैसा है, पेपर 2 इज़ मोर डायनेमिक।
पेपर 2 में आप करंट के एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे ऐड कर सकते हैं। तो इस जो आपके जो क्लास नोट्स हैं, इफ़ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर में भी बहुत बार कुछ ऐसा आता है कि कास्ट से रिलेटेड, सपोज कास्ट इज नाउ एज अ पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप, तो उस तरह की चीज़ों को आप, हाउ कास्ट इज इवॉल्विंग, आप उसमें कुछ ऐसा एग्जाम्पल जैसा ऐड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, तो पेपर 2 में एनरिचमेंट का स्कोप ज़्यादा है मेरे ख्याल से, तो आप उस हिसाब से, और पेपर 1 इज़ मोर स्टैटिक, वहाँ भी अगर कुछ ऐसा रिसर्च ओरिएंटेड अगर कुछ डेवलपमेंट हुआ है देन यू हैव टू ऐड इट इन पेपर 1। बाकी पेपर 2 इज़ मोर डायनेमिक, वहाँ आपको थोड़ा सा डायनेमिक जैसा तैयारी करना होगा। आपके जो नोट्स हैं उन पे आप एडिशनल, जैसे क्लास में भी अगर कुछ रनिंग नोट्स हो गया, या फिर कोई टेस्ट सीरीज से कुछ आपको अच्छा एग्जाम्पल मॉडल आंसर से मिला, न्यूज़पेपर से कुछ अच्छा मिल गया, कोई यूट्यूब वीडियो से कहीं से अच्छा मिल गया, तो आप उसको उस पर ऐड कर लीजिए। बाकी जो पेपर 1 है उसको मैं बार बार रिविज़न वॉज माई स्ट्रैटेजी। पेपर 2 वॉज मोर कि चूँकि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे डेली लाइफ में ही है। विलेज स्टडीज़ तो मतलब शायद उसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, समझने के लिए तो आपको विलेज स्टडीज़ समझने के लिए, इफ़ समवन कम्स फ्रॉम अ विलेज बैकग्राउंड, उसको बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि कास्ट कैसे काम करता है या फिर पुरुषार्थ ऋण क्या होता है। मतलब माई पेरेंट्स हैव बीन डूइंग दोज सेरेमनीज, तो क्या है वो सब पता है मुझे। तो इस वजह से अगर आप उन चीज़ों को पढ़ते हैं और आप पहले से देखे हुए हैं तो इंटरेस्ट आता है। तो पेपर 2 मुझे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। पेपर 1 चूँकि थोड़ा सा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा उस इंटरेस्टिंग जैसे कंपैरिजन में पेपर 2 के, तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा रिवाइज करने पे फोकस करता था। पेपर 2 वाज मोर एंगेजिंग, मैं उसमें एग्जांपल्स वगैरह, बाकी मैम कैन ऐड मोर ऑन दिस। ये एक और सवाल था पहले, इंटरलिंकिंग वाला, वो यहाँ पर भी लागू होता है, मतलब अप्रोच में जब आप पढ़ते हो। और जहाँ तक करंट अफेयर्स का सवाल है, जो केस स्टडीज़ पेपर 1 के लिए चाहिए, वहाँ पर आपको केस स्टडीज़ में करंट अफेयर्स का बहुत वो लगता है। और जैसे कोई कॉन्फ्रेंसेस रिलेटेड या फिर रिसर्च पेपर्स रिलेटेड, जैसे बताया गया अभी, बहुत सारी चीज़ें ये पेपर 1 में आप अप्लाई कर सकते हो। और जो कोर कॉन्सेप्ट्स है, जैसा 1-2 साल पहले एक क्वेश्चन था लिव इन रिलेशनशिप्स के ऊपर, ऐसे चीज़ क्या है कि दो डायनेमिक नहीं भी हो, सिलेबस स्टैटिक भी हो, उसमें भी कभी कभी ऐसा डायनेमिक वाला क्वेश्चन डाल देते हैं ताकि आपका ओवरऑल पर्सपेक्टिव कैसा है, मतलब आप चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हो, व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड यू इन योर सोसाइटी, उस तरह से आप पेपर 1 को आप एनरिच कर सकते हो। मैम अब जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप्स है और थोड़े बहुत जैसे कि डिफरेंट केस स्टडीज़ है सरोगेसी के ऊपर ऐसा, तो मतलब अगर हमको ये सही नहीं दिख रहा तो वहाँ पे हमें क्रिटिसाइज़ करना है गवर्नमेंट को और उनकी पॉलिसीज़ को, या फिर बैलेंस्ड वे में लिखना है? वी आर नोबडी टू क्रिटिसाइज। आपको अगर कुछ लगता है क्रिटिसाइज ये ठीक नहीं है, यू ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ सम थिंकर। अभी गवर्नमेंट में कुछ डिसीजन लिया गया, गवर्नमेंट में चीज़ों को बहुत बारीकी से समझने के बाद डिसीजन लिया जाता है। ऐसा नहीं कि सुपरफिशियली किसी ऑफिसर ने सोचा, किसी मंत्री ने सोचा हाँ ये करना है इसे कर दिया, ऐसे नहीं होता। बहुत सारे बड़े बड़े लोग बैठेंगे जिसके बाल सफ़ेद हो गए, बैठ के बात करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोसेस दैट गोज़ इनटू इट। अगर आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना है तो आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना ज़रूरी है। तो इसलिए क्या है ना, यू हैव टू गो फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कोई भी डिसीजन है, कोई भी पॉलिसी है, उसका पॉजिटिव देखो, नेगेटिव देखो, किसने क्या कमेंट किया वो देखो, उसके हिसाब से आप अपना आंसर लिखो। कंक्लूजन में भी अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा क्रिटिसिज्म, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे ये बताना ही बताना है एग्जामिनर को, तो कंक्लूजन में अब आप ऐसे थिंकर का नाम लो, ऐसे स्टडी का नाम लो जहाँ पर उस चीज़ का क्रिटिसिज्म हो रहा है। मैम, एक विद्यार्थी को अगर एक ऑप्शनल से दूसरे ऑप्शनल को स्विच कर रहा तो कौन सी चीज़ ध्यान में रखना चाहिए? स्विच नहीं करना चाहिए। अगर वो उनको वर्कआउट नहीं हो रहा है, पहला प्रोसेस ये होना चाहिए कि जब आप ऑप्शन चुन रहे हो, कोई भी ऑप्शनल हो, इट्स लाइक योर फर्स्ट लाइफ पार्टनर। आप बहुत ही मतलब सोच समझ कर स्टेप लोगे ना। जब उसको छोड़ना है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों, उसके बाद ही आपको छोड़ना है। तो आई थिंक पहले आप अपना पहला ऑप्शनल ठीक करो।
मैंने भी देखा है बहुत सारे बच्चों को जो 3-3, 4-4 ऑप्शनल चेंज करते हैं। एक साल एक ऑप्शन से लिखा, दूसरे साल दूसरे ऑप्शन से लिखा। बिफोर यू टेक द डिसीजन आपको चाहिए कि आप अपने टीचर से बात करें, जिसने भी आपको समझाया होगा, जिसने भी आपको पढ़ाया होगा। स्टूडेंट्स ये काम नहीं करते, मतलब सोचा कि हाँ इसको छोड़ देंगे तो छोड़ दिया। यू डोंट गो बैक टू योर टीचर, आप टीचर से बात करो और आपकी गलतियाँ सुधारो। हो सकता है आपकी गलतियों की वजह से मार्क्स नहीं आ रहे, अदरवाइज़ हर ऑप्शन में अच्छे स्कोर्स हैं। ये बात अलग है कि कोई ऑप्शन आपको अच्छा लगा, कोई ऑप्शन आपको अच्छा नहीं लगा, बट हर ऑप्शनल में अच्छा स्कोर है। सो डोंट ड्रॉप द सब्जेक्ट, डोंट चेंज द ऑप्शन एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। ऐसा नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट यू से। अभी लाइफ पार्टनर की बात की, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एंथ्रोपोलॉजी के साथ आपका संबंध कैसा था? लव मैरिज वाला या अरेंज मैरिज वाला? नहीं, मैंने तो आपको बताया कि आई चेंज्ड एंड आई ऑप्टेड फॉर दिस सब्जेक्ट आफ्टर रीडिंग अ लॉट अबाउट इट। तो मैं शायद इसको लव मैरिज वाला ही बोलूँगा। मतलब किसी ने मेरे पे ये सब्जेक्ट थोपा नहीं था, तो आई ऑप्टेड फॉर इट। सर, और दूसरा सवाल ये है कि एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव शास्त्र, तो आप अब जब आप एक अधिकारी बन चुके हैं तो कैसे आप इस मानव शास्त्र को, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमंस, इसको आप कैसे आपके फील्ड में, आपके काम में इस्तेमाल करेंगे और लोगों के लिए या आपके खुद के लिए आपको ये कैसे हेल्पफुल होगा? देखिए, एंथ्रोपोलॉजी का एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में मतलब बहुत ही ज़्यादा इसको यूज़ करने का पोटेंशियल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं आपको बताऊं कि ऐसा बोलते भी हैं कि इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस, एंड एंथ्रोपोलॉजी आपको विलेज अंडरस्टैंडिंग आपका इम्प्रूव करती है। एंड तो मुझे लगता है कि वहाँ पर फिर जब तक आप किसी चीज़ को समझते नहीं हैं उसके बारे में अच्छा या फिर उसके बारे में कुछ बुरा डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे। तो फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग वेरी वेल कि वहाँ के क्या कमियाँ हैं, वहाँ के क्या पॉजिटिव्स हैं, या फिर हम कोई डिसीजन लेते हैं तो वेदर उस डिसीजन का एक्सेप्टेबिलिटी कितना होगा। अब कई बार देखते होंगे बहुत सारा डिसीजन होता है जिसके अगेंस्ट में बहुत प्रोटेस्ट हो जाता है, मतलब देयर इज़ वेरी लिटिल एक्सेप्टेबिलिटी। तो इस वजह से अगर आप जैसे विलेज, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ विलेज स्टडीज़ में, तो ये कितना हेल्पफुल होगा अगर आप कोई विलेज रिलेटेड पॉलिसीज़ या फिर कुछ भी बना रहे हैं, कास्ट रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं। सिमिलरली ट्राइबल स्टडीज़ हैं, तो ट्राइबल स्टडीज़ में भी आपको फिर वही ट्राइबल डेवलपमेंट, कई बार ट्राइबल डेवलपमेंट न्यूज़ में आ जाता है फॉर वेरियस रीजंस। कई प्रोटेस्ट हो गया, कई बार रीडेवलपमेंट का इशू हो गया। सो आपको इस सब्जेक्ट से ये सारी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलता है इन इश्यूज़ पे। उसके अलावा एज अ सिविल सर्वेंट आप इंडिया के किसी भी कोने में सर्व कर सकते हैं। एंड एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने के बाद आपने शायद दो टर्म कल्चरल रिलेटिविज्म एंड एथनोसेंट्रिसिज्म सुना है। तो कल्चरल रिलेटिविज्म इज़ मतलब वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन एंथ्रोपोलॉजी। वो आपको आपके कल्चरल सेंसिटिवनेस को इंक्रीज करता है। जो कल्चर शॉक्स के पोटेंशियल हैं, आप किसी नए जगह पे जाते हैं तो if you have read these things, if you have understood these concepts, if you have understood different concepts, cultures कैसे evolve हुए हैं कहीं के, even if those cultural practices are in conflict with your own culture, तो भी आपके अंदर एक एक्सेप्टेबिलिटी होता है। तो आई थिंक दीज आर द हॉलमार्क्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी जो आपको सिविल सर्विसेज में बहुत हेल्प करेंगे। सो आई थिंक इट्स वेरी हेल्पफुल इन एडमिनिस्ट्रेशन। सर, रिसेंट अभी जून 5 को एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ प्रीलिम्स। आप एक विद्यार्थी को अगर उसकी संभावना ज़्यादा है अगर प्रीलिम्स क्लियर करने का, तो आप उसके ये 3 महीने कैसे यूज़ करने के लिए आप उनको सजेशंस देंगे? आई विल सजेस्ट कि आप सबसे पहले तो बिल्कुल डे 1 से अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि आप शायद लिस्ट में हो सकते हैं, तो डे 1 से स्टार्ट राइटिंग, टेक अ ब्रेक, स्मॉल ब्रेक, आप बिल्कुल ही अपनी एनर्जी को रिफ्रेश करें और फिर डे 1 से स्टार्ट राइटिंग। अगर आपने नोट्स बनाया है तो बहुत अच्छा है, आप उनको रिवाइज कर लीजिए। मेंस पर्सपेक्टिव से बनाया, नहीं बनाया है तो आप पिछले साल के कुछ टॉपर्स के भी शॉर्ट नोट्स हैं, जैसे कुछ डेटा रिलेटेड हैं कि आप जीएस में क्या डेटा यूज़ कर सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में आपके अगर शॉर्ट नोट्स हैं तो बहुत अच्छा, नहीं है तो भी आप कुछ जो डायग्राम्स मैंने बोला, आप वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, विद इन 1 मंथ यू कैन कंप्लीट दैट पार्ट। तो 3 महीने में आप शुरुआती के 1.5 महीने
आप एंथ्रोपोलॉजी को थोड़ा ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि प्रीलिम्स से पहले होता क्या है कि जनरली लोग ऑप्शनल अपना नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स इटसेल्फ वो बहुत बड़ा टास्क है अपने आप में। तो आप जो छूटे हुए चीज़ें हैं उनको आप ब्रशअप कर लें, आपके पास अगर शॉर्ट नोट्स हैं उनको रिवाइज करें। आंसर राइटिंग बिल्कुल स्टार्ट कर दें फ्रॉम डे वन। गेट इन टच विथ योर टीचर। आप कोई टेस्ट सीरीज़ हो, आप टेस्ट सीरीज़, आई सजेस्ट कि आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें। मैंने भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था एंड इट रियली हेल्प मी। तो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आई एम सजेस्टिंग कि आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें, जीएस के लिए भी और एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी आई विल सजेस्ट। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट राइटिंग आंसर्स फॉर दोज क्वेश्चंस। आप देखेंगे कि मेंस में देयर आर मेनी रिपीटेड क्वेश्चंस, इफ नॉट वर्ड बाय वर्ड, शायद उसी के अराउंड रिवॉल्व किया हुआ होगा। तो इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट्स, थोड़ा बहुत वर्ड प्ले में आप उससे डरने वाले नहीं हैं। तो ये चीज़ है, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल रिवाइज कर लें। जो आपके नोट्स हैं उनको एकदम ब्रशअप कर लीजिए। कुछ अगर एडिशनल मटेरियल्स हैं या फिर शॉर्ट नोट्स हैं तो कीप देम हैंडी। जो आपके डायग्राम्स वगैरह हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, तो उनको आप अभी से ही किसी पेज पे A4 शीट का एक जैसा आप या फिर कोई शॉर्ट नोटबुक है उसमें बना लें, उसको अपने साथ रखें। जब भी आप पढ़ रहे हैं कोई भी एक टॉपिक, उससे रिलेटेड जितने डायग्राम हैं आप उस पर एक जगह कर लें, कंसोलिडेट कर लें उन चीज़ों को। एंड बिफोर एग्ज़ाम आपको ऑप्शनल से पहले 3 to 4 days मिलेगा, मतलब फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे आपको होगा। तो आप उन चीज़ों को ज़रूर देखें and try to add those things in your answer, so that will help you. बाकी मैम क्या एज ए मेंटर आप क्या कहना चाहते हैं, ये 3 महीने एक छात्र कैसा यूज़ करे? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल। अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो प्रीलिम्स के बाद अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, उनके लिए तो कुछ बोलना है नहीं, इन द सेंस दैट अभी उनका प्रीलिम क्लियर हो रहा है, उनको तो जाना ही है जंग में, जो हाथ लगा वो पढ़े, काइंड ऑफ ए थिंग। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, तो हम इन लोगों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्सेज करवाते हैं, जैसा कि विद इन द 2 months ऑफ टाइम विच दे कैन कंप्लीट द कोर्स। अमेजिंगली कुछ बच्चे ऐसे भी निकाल लिए, मतलब एग्ज़ाम में सिलेक्शन भी हो गया, 2 महीने में उनका प्रिपरेशन भी हुआ। सभी के लिए पॉसिबल नहीं होगा, बट देन कुछ लोगों ने किया। मेरा तो यही है कि बिफोर यू गिव द प्रीलिम योर मेंस प्रिपरेशन शुड बी कंप्लीट। ये तो थंब रूल है, मेंस प्रिपरेशन आपका कंप्लीट हो तभी आप प्रीलिम्स दें। जैसे प्रीलिम्स क्लियर होगा आप अपना राइटिंग स्टार्ट करें। अगर बॉर्डर लाइन पे है आप, क्लियर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसा अभी कहा गया। टिल द रिज़ल्ट आपको ये मानकर ही चलना है कि आप मेंस लिखने वाले हो, बिकॉज वो 10, 15, 20 दिन जो है वो बहुत ही इम्पैक्टफुल है, उसका फ़र्क बहुत पड़ेगा। क्योंकि हमेशा प्रिपरेशन में थोड़ा सा वो इनर्शिया या फिर वो स्पीड पिकअप करने में टाइम लगता है। अगर आपने कहीं रोक दिया, वो पिकअप के लिए फिर से टाइम लगेगा। तो जब आप प्रीलिम्स लिखते हो, मे बी परहैप्स एक 12-13 आवर्स आप पढ़ रहे हो, 10-12 घंटे पढ़ रहे हो, सडनली आपने रोक दिया उसको, फिर उसको इंजन इग्नाइट करने के लिए टाइम लगेगा। So even if it is not 12 hours, maybe 5 hours, 6 hours, you continue doing that first week after the prelim. फिर बाद में आप ऑटोमेटिकली उसको बढ़ाओ। सर मेरा सवाल आपसे है, जब आपने मेंस में आंसर्स लिखे थे तो मतलब आपने सिर्फ एक ही पेन यूज़ किया, फिर पेन स्विच करते थे, या फिर ये करना टाइम वेस्ट है या फिर प्रोडक्टिव है? इफ़ योर राइटिंग स्पीड इज़, आप बहुत तेज़ लिखते हैं तो शायद आप ये अफोर्ड कर पाएँ। मैं उतना तेज़ नहीं लिखता था, तो आई यूज्ड सिंगल पेन। मैं सब हेडिंग्स वगैरह को बॉक्सेस में कर देता था, तो आंसर के प्रेजेंटेबिलिटी को थोड़ा इंक्रीज़ करता था। विद अ सिंगल पेन ओनली आप कर सकते हैं। अंडरलाइन करें इंपॉर्टेंट चीज़ों को, जो आपके सब हेडिंग्स हैं उनको अंडर रेक्टेंगुलर बॉक्स कर दें, तो इससे थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हो जाता है। बाकी आई नेवर स्विच्ड पेन। और पिक्चर्स वगैरह, यस फ्लो चार्ट्स के लिए मैं कभी, फ्लो चार्ट्स के लिए तो आपको वैसे भी यू आर ब्रेकिंग योर फ्लो, तो आई यूज्ड अ डिफरेंट पेन। इफ़ आई एम राइटिंग विथ ब्लैक तो मैं थोड़ा ब्लू से कर दिया, या फिर अगर ब्लू से लिख रहा हूँ तो ब्लैक से। बट वो भी इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैप्स कितने फ्रीक्वेंटली डाले होंगे एग्जाम में? मैप्स मैंने जीएस में बहुत फ्रीक्वेंटली ऐड किए हैं, जीएस में। बट इन एंथ्रो जहाँ पे स्कोप होगा वहाँ ही ऐड किया है, मतलब नॉट कि अननेसेसरली आप कुछ डाल रहे हैं, ऐसा नहीं। और एक पर्सनल मेरा सवाल है सर, हैंड राइटिंग का क्या रोल रहता है? मतलब ठीक, बहुत अच्छी होना ज़रूरी है या ठीक है तो भी चलेगा? यार देखो, मेरी हैंड राइटिंग ठीक है, मतलब एनीबडी कैन रीड इट।
तो मुझे वैसा कोई दिक्कत नहीं है। इवन इफ आई एम राइटिंग फास्ट तो ऐसा नहीं है कि एकदम वो डॉक्टर वाली लिख दूंगा, तो इंजीनियर वाला ही रहेगा, मतलब पढ़ सकते हो तुम उसको, ठीक है। बाकी कुछ लोग जो जिनको अगर डाउट है कि उनका लिखा हुआ दूसरे नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो थोड़ा सा उसको लेजिबिलिटी पे काम करें। बाकी हैंड राइटिंग डजंट प्ले दैट मच रोल। आप बहुत अच्छा लिखते हैं तो भी आपका कंटेंट विल बी रिवॉर्डेड, और आप ठीक ठाक लिखते हैं जो कोई भी पढ़ सकता है तो भी योर कंटेंट इज गोइंग टू बी रिवॉर्डेड, ना कि आपके हैंड राइटिंग के मार्क्स मिलेंगे। बट येस, आप अगर अच्छा नीट लिखते हैं तो पढ़ने वाले का एक इंटरेस्ट आता है कॉपी में। तो ये चीज़ आप भी जब पढ़ते होंगे, आप अपने फ्रेंड्स का नोट्स लेके देखते होंगे, तो जो अच्छा लिखता है उसका नोट्स पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, ऐसा है। तो दिस इज कॉमन साइकोलॉजी विथ एवरीवन। तो आप अपना हैंड राइटिंग मतलब लेजिबल तो होना चाहिए एटलीस्ट। मैम पेनल्टी मार्क्स के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल ही इलेजिबल है, पढ़ने में उनको बहुत ही तकलीफ हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, देन देर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ पेनल्टी मार्क्स। एंड अगर आप कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाकर लिख रहे हो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, दैट इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन गेट नेगेटिव मार्किंग। एंड डू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑन द आंसर शीट। वो क्योंकि अगर आप मार्जिन के बाहर नहीं लिख सकते, कोई भी एडिशनल सिंबल वगैरह नहीं करना होता है, तो जितना स्पेस प्रोवाइडेड है उसमें ही लिखिए। जिस क्वेश्चन के लिए जो स्पेस प्रोवाइडेड है वही लिखिए, ये नहीं कि क्वेश्चन स्ट्राइक ऑफ करके और दूसरा लिख दिया आपने उसमें। सो अवॉइड दीज थिंग्स, तो आपको पेनल्टी से बचना है। रूल बाउंडेड। मुझे एक और चीज़ पूछनी थी आपसे। विलेज स्टडीज़ के बारे में बताए थे और कास्ट के बारे में बता रहे थे। आफ्टर यू हैव रेड दिस सब्जेक्ट, आपका देखने का तरीका कुछ चेंज हुआ या फिर इम्प्रूव हुआ, जो चीज़ें आपके आसपास थी? यस मैम, बिल्कुल। सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप चीज़ों को बहुत मतलब आप सेम चीज़ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और वो पर्सपेक्टिव्स बहुत ही क्वालिफाइड एकेडमिक पर्सपेक्टिव होता है। जब आपको नॉलेज नहीं है बहुत ज़्यादा इसके बारे में, कास्ट के मतलब कास्ट तो नॉलेज होता ही होता है, बाय बर्थ वी हैव आवर कास्ट, तो ऐसा नहीं है कि कास्ट का नॉलेज नहीं है, बट वो नॉलेज एक बहुत ही रॉ नॉलेज होता है। जैसा शायद आपके फैमिली बोले, जैसा आपके पीयर ग्रुप्स, आपके जो क्लासमेट्स हों, फ्रेंड्स हों, वहाँ से आपको उसके बारे में नॉलेज आता है। लेकिन जब आप एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, इसमें अगर कास्ट और विलेज स्टडीज़ के बारे में पढ़ना है, तो फिर आपका इन चीज़ों को देखने का नज़रिया बहुत बदल जाता है। एंड ये मेरे साथ भी हुआ है। और जो सिटी ब्रेड है, अर्बन एरियाज़ में जो लड़के हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम होता ही है स्टूडेंट को कि हम जब भी रूरल इंडिया के बारे में बताते हैं, ट्राइबल इंडिया के बारे में बताते हैं, उनको ऐसे लगता है कि जैसा कोई फेरी टेल है, कोई कहानी सुना रहा है। तो ऐसे फ्रेंड्स के लिए आपका क्या बोलना है? आप ये ऐसा तो नहीं है कि ये फेरी टेल है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। बाकी अगर आपको बहुत एवरीवन हैज़ देयर रूट समवेयर इन द विलेज, तो अगर आप अपने तैयारी के दौरान थोड़ा बहुत भी समय निकाल सके, या फिर आपके ऐसे दोस्त हों जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, तो आप उनसे थोड़ा उनका एक्सपीरियंस के बारे में जानें, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा इन चीज़ों के बारे में। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने पीयर ग्रुप्स, या फिर अगर आपका कोई रूट हो, रिलेटिव हो, तो आप उनसे इन चीज़ों के बारे में बात करें और उनका पर्सपेक्टिव इसके बारे में जानें। देन यू कंपेयर विथ व्हाट यू हैव स्टडीड इन योर सब्जेक्ट, तब आपको शायद इंटरेस्ट और ज़्यादा आएगा। अपना खुद का एक्सपीरियंस बताइए। मतलब अभी ये पूरा तो एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात हुई, आपके फाउंडेशंस के बारे में, आपके फैमिली के बारे में, जिस तरह से आपका जर्नी रहा यूपीएससी का। मैं अटेम्प्ट्स इसके बारे में नहीं बता रही, बट आपका फाउंडेशन कैसा था? आप फैमिली में कोई ब्यूरोक्रेट्स थे या फिर या बिहारी हो इसलिए? माय फैमिली इज़ बेस्ड इन विलेज। मैं बिहार से आता हूँ, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में उर्दा गांव है मेरा, तो मेरा जन्म भी वहीं हुआ है। और शुरुआती जब मैं बहुत छोटा था, तो उस वक्त मैं ऐसे बस नाम के लिए, पढ़ने के लिए, जो गांव का आंगनवाड़ी केंद्र होता था, तो उधर जाता था। फिर उसके बाद फिर गांव में ही एक सरकारी स्कूल था, तो वहाँ जाता था पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद मेरे माता पिता को लगा शायद कि ये सफिशिएंट नहीं होगा, इतनी पढ़ाई से शायद आप बहुत अच्छा ना कर पाएँ। एंड आपको भी पता है कि स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स
बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं उस वक्त तो और भी नहीं थे, धीरे धीरे समय के साथ इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो फिर दे डिसाइडेड कि शायद मैं जो पास में नियर बाई टाउन है वहाँ मैं जाके पढ़ाई करूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मेरे मम्मी पापा दे वेर इंगेज्ड इन फार्मिंग, तो फिर वो शहर जा नहीं सकते थे। तो मेरी बड़ी मम्मी और बड़े पापा रहते थे वहाँ पे, तो ये डिसाइड हुआ कि मैं उनके साथ रहूँगा। सो सिंस चाइल्डहुड मैं उनके साथ ही पला बड़ा हूँ, एंड उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है मेरे वॉट एवर आई एम टुडे, आज जो भी हूँ इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन, देयर ब्लेसिंग्स, द वे दे हैव रियर्ड मी, जैसे उन्होंने मुझे पाला बढ़ा, तो इसका बहुत श्रेय उनको जाता है। उनके गाइडेंस में ही मैंने अपनी स्कूल की शिक्षा कंप्लीट की। इसके बाद फिर जब आप एक रूरल बैकग्राउंड से आते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता है। ऑप्शन इन द सेंस होता ऑप्शन है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है, आपको पता नहीं होता है कि क्या चीज़ें मतलब आप क्या कर सकते हैं। तो उस वक्त था कि मतलब इंजीनियरिंग करना है, तो इंजीनियरिंग करने के लिए क्या सबसे अच्छा है, तो आपको आईआईटी जाना होगा। तो और मैं स्कूल के दौरान भी मैथ्स वगैरह में बहुत अच्छा था, तो फिर माय टीचर्स आल्सो सजेस्टेड कि तुम आईआईटी के लिए करो। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। तो मैंने 2 अटेम्प्ट दिए, दोनों अटेम्प्ट में रैंक आया। पहले अटेम्प्ट में सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, मुझे लगा शायद मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो मैंने फिर दोबारा अटेम्प्ट दिया, फिर उसमें 3000 रैंक आया, तो मैं आईआईटी गुवाहाटी ज्वाइन किया। तो मेरी मतलब सारी शुरुआती जो शिक्षा है स्कूल के दौरान वो मेरे बड़े मम्मी और बड़े पापा के गाइडेंस में ही हुआ है। फिर दे ओनली मोटिवेटेड कि आप आईआईटी जाइए और ये सब। तो फिर मैं आईआईटी गया। आईआईटी में जाके क्योंकि जब आप आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आपको बहुत बड़े बड़े सपने बेचे जाते हैं। जब मैं कोचिंग में था एक बार 1 साल के लिए, तो वहाँ पे एक पेरेंट्स आए, तो जो कोचिंग के लोग होते हैं तो बात कर रहे थे उनसे। फिर उन्होंने पूछा कि आप क्या करते क्या हैं, तो ही सेड कि सर हम तो सपना बेचते हैं, हम आपसे पैसा लेंगे, हम आपके बच्चे को एक सपना देंगे, बाकी वो बच्चा अपने आप से उस सपने की तरफ जाएगा। सो व्हाट वी डू इज हम उसको दिखाते हैं कि दुनिया मतलब आपके लिए कितना अच्छा होने जा रहा है, बाकी तो उसकी मेहनत है। यार सब लोग जाते हैं ना कोचिंग, सब लोग तो नहीं कर पाते ना। तो दोज हु वर्क रियली हार्ड टू अचीव देयर ड्रीम वही कर पाते हैं। तो वैसा ही था। फिर मैंने मेहनत की, फिर आईआईटी में गया। तो फिर वो क्या होता है कि आप जब बहुत बड़ा सपना देख लेते हैं तो आप वो सपना जीने लग जाते हैं थोड़ा। तो शायद पहले साल में बहुत ज़्यादा एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, फिर धीरे धीरे आई केम बैक टू ट्रैक। तभी कॉलेज के दौरान ही मेरे कुछ सीनियर से भी बात हुई और आई गॉट दिस इंटरेस्ट इन सिविल सर्विसेज। था पहले से भी, लेकिन पहले से बहुत पता नहीं होता था। बस पहले से ये था कि पापा से थोड़ा बहुत आप कहानी वहानी सुन लेते हैं कि जिस ज़िले से मैं आता हूँ वो नक्सल बेल्ट है, तो नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमेशा से ही, और बहुत अच्छे अच्छे पुलिस कप्तान आए हैं वहाँ पे। तो मैं छोटे से ही पापा से ये सब स्टोरीज थोड़ा सुनता रहता था कि ये आए थे तो ऐसा हुआ, ये आए थे तो वैसा हुआ, इस तरह से। तो वो आपके दिमाग में होता है। फिर धीरे धीरे जब आपको पता चला कि हाँ ये चीज़ कैसे की, तब तक बिल्कुल ही पता नहीं था कि यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम भी होता है या यूपीएससी भी क्या है। टिल दैट टाइम आई ओनली न्यू कि कोई डीएम साहब होते हैं, कोई कप्तान साहब होते हैं, बाकी वो कैसे बनते हैं कुछ पता नहीं था। कॉलेज पे जाके धीरे धीरे थोड़ा चीज़ें मतलब आई गॉट इंटरेस्ट इन दिस, तो थोड़ा और देखा कि कैसे करना है। तो आई डिसाइडेड कि मैं कॉलेज के बाद प्रिपरेशन करूँगा। मैं आई डेंट रजिस्टर फॉर प्लेसमेंट, मैं कॉलेज के डायरेक्टली बाद आ गया था तैयारी में। तैयारी के दौरान फिर रिसोर्सेज थोड़े लिमिटेड थे, तो आई डिसाइडेड कि मैं शायद कोई मेगा सिटीज़ में जाके ना करूं। तो मैं जहाँ से मैंने बताया मैंने होम टाउन से स्कूलिंग की थी, मैं वहीं पे रह के फिर वहीं से मैंने तैयारी की। सो फाइनली आई मेड इट टू द लिस्ट। मेरा सवाल आपसे है, मतलब अब हम एंथ्रोपोलॉजी में सभी विलेज के बारे में, विलेज डेवलपमेंट, ट्राइबल पीपल्स के बारे में वही पढ़ते हैं, तो सर्विस जब हमें मिलती है तो वो या विलेजेस में ही मिल सकती है या फिर अर्बन एरियाज़ में भी मिल सकती है? व्हाट्स द सेकंड पार्ट? ऑप्शनल के हिसाब से या फिर उसी के हिसाब से हमें सर्विस मिलती है ना मैम? नो, जैसे कि इट इज़ नेवर मतलब ऑप्शनल के हिसाब से नहीं। इसमें 2 चीज़ें, एक अजम्पशन है आपका जो कि उतना सही नहीं है कि आप सिर्फ ट्राइब और विलेज पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है, है ना।
you study various other things also. सेकेंड थिंग इज़ ऑप्शनल के हिसाब से आपका सर्विस नहीं होता, आपका प्रेफरेंस के हिसाब से, तो फील्ड रैंक के हिसाब से. फील्ड्स जो भी डिफरेंस रहते ना मैम, उसमें ये लगाते या फिर मोस्टली ट्राई विलेजेस में मिलने के चांसेस रहते या फिर अर्बन एरियाज में भी मिलने के चांसेस? दैट डिपेंड्स ऑन इन विच सर्विस यू आर. जैसा कि पुलिस सर्विस हो गया या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, आपका तो इनिशियली तहसील उसी तरह के पोस्टिंग्स होंगे, अर्बन पोस्टिंग्स नहीं होंगे, रूरल या सेमी अर्बन होंगे. आपके कुछ ऐसे ग्रुप या सर्विसेज होंगे तो मोस्टली अर्बन सर्विसेज होंगे. सो आपके ऑप्शनल के हिसाब से तो नहीं है, आपके रैंक के हिसाब से और आपके वैकेंसीज़ के हिसाब से एंड जो आप कैडर प्रेफरेंस देते हो, ये सारी चीज़ों के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है वो पर्टिकुलर सर्विस के लिए, नेवर ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शनल. बट हाँ, एक बार आपका सर्विस कार्डर फिक्स हो जाए, कोई पर्टिकुलर पोस्ट है जहाँ पर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, आप आईपीएस में हो, आपने मेडिकल साइंसेस पढ़ा है या फोरेंसिक रिसर्च किया है, तो पॉसिबिलिटी है कि फोरेंसिक रिलेटेड पोस्ट आपको मिले एज एन एडिशनल क्वालिफिकेशन दैट यू हैव. एंड आई वुड लाइक टू ऐड कि आप जैसे ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया आपको कि आप विलेज स्टडीज़ करते हैं, ट्राइबल स्टडीज़ करते हैं. अदर देन दैट भी एंथ्रोपोलॉजी में बहुत कुछ है. आप स्पोर्ट्स एंथ्रोपोलॉजी करते हैं, इम्यूनोलॉजी पढ़ते हैं, बाकी आप न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं, नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनता है. तो दीज आर द थिंग्स वेयर यू कैन कंट्रीब्यूट आप अपने सब्जेक्ट के नॉलेज को. हेल्थ, आप स्टंटिंग और वेस्टिंग ये सब होता है, ये सब यू नो दिस टर्म्स. तो ये सब चीज़ आप न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी से एड्रेस कर सकते हैं. स्पोर्ट्स एंथ्रोपोलॉजी में आप देखते हैं कि हाउ सोमैटोग्राफी और ये सब से सोमैटोटाइप से आप स्पोर्ट्स फिटनेस और स्पोर्ट्स एडेप्टेबिलिटी इन चीज़ों को देखते हैं. तो इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ विलेज और ट्राइबल्स को ही स्टडी कर रहे हैं. सर एंथ्रोपोलॉजी आपको इंटरव्यू में कैसा मदद किया सर? उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा किए गए स्टैटिक पार्ट से या फिर करंट पार्ट? मेरे से स्पेसिफिकली एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड एक भी सवाल नहीं किया गया था. बट येस, माय इंटरव्यू वाज मेरे इंटरव्यू में ज़्यादातर मेरे से सवाल नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट से पूछे गए थे. तो चूँकि मेरा कॉलेज भी गुवाहाटी में था और मैं उस एरिया में काफ़ी रुचि भी रखता हूँ, तो इस वजह से मेरे से ज़्यादातर सवाल नॉर्थ ईस्ट से ही पूछे गए थे. तो ट्राइबल डेवलपमेंट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उससे हाउ विल ट्राइबल्स बेनिफिट, ट्राइबल इंटीग्रेशन, ये सब चीज़ था. तो वेयर आई यूज्ड माई नॉलेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच सर. आपने आपके समय में से समय निकाल कर आज हमें बहुत सारे चीज़ों पर आपने रोशनी डाली, बहुत सारे मिथ्स को भी तोड़ा और बहुत सारी नई नई चीज़ें ऑप्शनल के बारे में और जनरल स्टडीज़ के बारे में और जनरली आपके लाइफ के बारे में. तो ये सब आपने बताया, तो ये एक मोटिवेशन की भी बात है और इंस्पिरेशन की भी बात है. तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू मैडम. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू.